सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है हम बहुजन समाज की अ, जो कई समस्याओं में से एक है उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, समस्या का मूल कारण जातिवाद ही है। तो जातिवाद के विभिन्न आयाम हैं जैसा कि आप जानते हैं, और उनमें से एक और आयाम अर्थात आवासीय जातिवाद, अर्थात बहुजन समाज के लोग जब उनके पास खुद के मकान तो होते नहीं हैं, और वो जब मकान किराए पे लेने जाते हैं, कमरा किराए पे लेने जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से जातिवाद का सामना करना पड़ता है। आज इस विषय पर हम चर्चा आयोजित करवाएंगे, और मैं समझता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये अपने जीवन में कभी ना कभी सामना इसका किया होगा। ठीक, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज़ का सामना किया है। और आप सभी लोग, लगभग जितने भी बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये जानते हैं, हम सभी जानते हैं इस सच्चाई को कि इस देश में किसी दलित के लिए विशेषकर, पूरे ही बहुजन समाज के लिए और दलितों के लिए विशेषकर, कमरा किराए पे लेना दुनिया की सबसे बड़ी जद्दोजहद होती है। जब वो छोटे शहर से बड़े शहर की ओर शिफ्ट करते हैं तो उनके जीवन में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न ये है कि उन्हें शहरों में रहने के लिए आवास यानी मकान कहाँ मिलेगा। दलित बस्तियां, मलिन बस्तियां, संसाधन सुविधाओं से का अभाव है। वहाँ बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। और जब समाज के लोग बेहतर बस्तियों में रहना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि शहरों में संसाधन, व्यवस्था, मकान, सब कुछ सवर्णों के हाथों में। ठीक, और ये जातिवादी समाज जो है वो अपनी जातियों की परंपराओं के अनुसार जो उसने धर्म से मिली हुई हैं, निम्न जाति के लोगों को मकान देना पसंद नहीं करता। विशेषकर दलितों को तो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, इस तरह से मकान नहीं दिए जाते। तो शायद सभी लोगों ने, जितने भी लोग हमारे बहुजन समाज से संबंधित हैं उन्होंने अपने जीवन के किसी न किसी स्तर पे इस आवासीय जातिवाद को, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो निवास से संबंधित जातिवाद है, इसे अपने जीवन में ज़रूर फेस किया होगा। और बड़ी मुसीबत आई होगी जब आप छोटे शहर से बड़े शहर पढ़ने गए होंगे, तब आपको कमरा ढूंढने में बहुत मुसीबत हुई होगी। और शायद ज़्यादातर मामलों में आपने किसी निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ या किसी गैर धर्म के व्यक्ति के यहाँ कमरा लिया होगा, क्योंकि वो आपको आपकी जाति से पहचानते हैं। वो आपको जाति देखकर कमरा देते हैं, और वो निम्न जाति के लोगों को बिल्कुल भी कमरा नहीं देना चाहते, मकान नहीं देना चाहते। ये बड़ा स्पष्ट है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समाज क्या बोलते हैं, इस तरह का व्यवहार क्यों करता है। कहने के लिए तो ये कहता है कि भाई ये बड़ा उदार है, जिस धर्म की ये वकालत करता है उस धर्म में ऊंच नीच के भेदभाव नहीं है, ईश्वर बड़ा दयालु है। पर हम ये देखते हैं कि फिर उसी धर्म के नाम पर ये अपने ही धर्म के लोगों के साथ क्या बोलते हैं, जातिगत भेदभाव को प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरे बहुजन समाज की एक गंभीर समस्या को आज हम चर्चाओं पे लेंगे और देखेंगे कि ये पूरा मामला किस तरह का है और कितनी गंभीर प्रॉब्लम है। असलियत में दर्शकों, ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर हम बात करने वाले, बहुत बड़ी समस्या। मैंने खुद अपने जीवन में जब जिसे कहते हैं मध्यम दर्जे के शहर से मेट्रो सिटी की ओर पलायन किया शिक्षा के लिए, तो मैंने खुद व्यक्तिगत स्तर पे इस समस्या का सामना किया। और मुझे लगता है ज़्यादातर बहुजन बच्चे आज भी इसका सामना करते होंगे, और आज तो बड़े पैमाने पे करते होंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी आरएसएस की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो है सांप्रदायिकता, धर्मांधता और इसके परिणाम स्वरूप बढ़ा हुआ जातिवाद। आज लोग पिछले 70 सालों के मुकाबले कई अधिक जातिवादी हैं, सांप्रदायिक हैं, धर्मांध हैं। तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि जब मैं छोटे शहर से बड़े शहर आया था तो जातिवाद आज के मुकाबले कम होगा, आज उससे कई गुना ज़्यादा है। आज तो लोग सीधे मुंह पर आपकी जात पूछ लेते हैं। पहले तो उन्हें थोड़ी शर्म भी आती थी, पर अब आज का जो समाज है ये सोशल मीडिया पर जातिवाद का नंगा नाच खेल रहा है।
जाति धर्म के नाम पर गाली गलौच ये सब होती है, और ज़मीन पर भी लोग खुलकर अपनी धार्मिक जिसे कहते हैं कुविचारों का प्रदर्शन करते हैं, और जातियों का भी खुलकर श्रेय लेते हैं और दूसरों को भी जाति के आधार पर न्यूनतम दर्शाते हैं। ये 10 सालों का उपलब्धि है मोदी सरकार की कि उसने समाज को सांप्रदायिक, धर्मांध और अति जातिवादी बना दिया है। तो आज और भी ज़्यादा विकट स्थितियां हैं, और इन्हीं विकट स्थितियों को व्यक्त करने के लिए आज की ये स्ट्रीम हमने की हुई है। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये जो हमारी सोच है, क्या आवासी जातिवाद भारत में होता है? ये जातिवाद का एक और प्रकार है, और क्या भारत में लोग जाति देखकर मकान किराए पे देते? ठीक है, तो इस मुद्दे की आज हम मूल्यांकन पे पड़ताल करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, लोगों के अनुभव क्या हैं, और उन अनुभवों से आप क्या समझते हैं समाज के बारे में। चलिए तो प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पूरा मामला क्या है। ठीक, चलिए तो ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आपके साथ, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अपने आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे और इस गंभीर विषय पर क्या बोलते हैं चर्चा आयोजित करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, ऐसे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए दर्शकों, क्या स्थिति है हमारे समाज की कि बहुजन समाज के लोगों को अपने जीवन में जातिवाद के कई प्रकारों से जूझना पड़ता है, कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, और गालिब की भाषा में कहें कि बस्र की दुआर है हर काम का आसा होना, और यहाँ आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसा होना। कहने की बात है कि जातिवाद नहीं होता, जातियां नहीं होती, पर सच्चाई ये है कि यहाँ आदमी इंसान के रूप में नहीं पहचाने जाते, जातियों से पहचाने जाते हैं। ये जातिवादियों का देश है, ये भारत जातिवादियों का देश है। यहाँ लोगों को उनकी जातियों से ही पहचाना जा रहा है, ना कि इंसान होने की उन्हें काबिलियत यहाँ पे नहीं दी जाती है। और ये चीज़ अगर आपको समझना हो, जानना हो, और आप अपने घर से बाहर निकलिए और आसपास के शहर में, गांव में, कस्बे में, देहात में अपने लिए कमरा लेने जाइए, अपने लिए घर लेने जाइए, प्रॉपर्टी तलाशिए, आपको इस दुर्दांत सच्चाई का एहसास यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इंसान नहीं हैं, और इंसानों से नहीं पहचाने जाते, आप अपनी जातियों से पहचाने जाते हैं। और यही सच्चाई है इस देश की, बड़ी कड़वी सच्चाई है, हम सब ने सामना किया है। आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस दुर्दांत सच्चाई का सामना किया होगा। ठीक है, तो विषय को आगे बढ़ाने से पहले हम एक कुछ मुद्दों पे यहाँ से चर्चा करेंगे कि देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के उपवर्गीकरण का फैसला किया, और इस फैसले में एक जस्टिस मित्तल साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आरक्षण का उपवर्गीकरण है ये होना ही चाहिए, क्योंकि केवल कुछ जातियों के बच्चे जो पहले से ही समृद्ध व शहरीकृत हैं, उच्च जाति के आरक्षण का, उच्च शिक्षित हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम है। उनका कहना है कि कुछ निम्न जातियों की सक्षम वर्ग है वही आरक्षण का अधिक लाभ ले रहा है, उनका ऐसा कहना है। ठीक, फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई पिछड़े वर्ग के बेहतर लोग आरक्षित अधिकांश सीटों को खा जाते हैं, और बाकियों के हाथों में कुछ भी नहीं बचता। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ पिछड़े वर्ग के बेहतर लोग वो आरक्षित सीटों को ज़्यादा खा जा रहे हैं, और बाकियों के हाथों में कुछ बचता नहीं है। तो ये संपन्न लोग हो गए हैं, तो उच्च जाति के, निम्न जाति के कुछ संपन्न लोग हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, और ये भी कहते हैं कि इन्हें आरक्षण नहीं देना चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए, ये भी कहते हैं। मित्तल साहब ये भी कहते हैं कि आरक्षण क्या बोलते हैं, जिन्होंने आरक्षण ले लिया है उन्हें आगे भविष्य में आरक्षण के लाभ ना दिए जाएं, ये भी उनका दावा है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि भाई आरक्षण में किसी किस्म की
क्रीमी लेयर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए। और इस सबसे बढ़कर इस फैसले में मित्तल साहब ने ये भी कहा, जस्टिस मित्तल ने ये भी कहा कि भाई आरक्षण के क्रियान्वयन से ही जातिवाद पनपता है। उनका ये कहना है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इज ब्रीडिंग द कास्टिज्म, ये उनका ये कहना है। तो अब मूल लबो लबाब ये समझ में आया कि जज साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ आरक्षण का लाभ ले लेके कुछ लोग बड़े संपन्न हो गए, बड़े मजेदार हो गए, बड़ा शानदार जीवन जी रहे हैं। मतलब ये कि कुछ लोगों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं, उनका जीवन बहुत शानदार है, वो मजे में जी रहे हैं, और उनके बच्चों को अब आरक्षण नहीं देना चाहिए, उनका ये दावा है। ठीक, आरक्षण में से एक क्रीमी लेयर लगाकर ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए। तो दर्शकों, मैं उन क्रीमी लेयर वालों को, या जो सरकारी नौकरी प्राप्त लोग हैं, जो आरक्षण लेकर उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है, जिन्हें ये आरक्षण या क्रीमी लेयर या मोटी क्रीम बताते हैं ये जज साहब, उनके जीवन के हालों पर भी प्रकाश डालूंगा। कुछ स्टोरीज उनकी भी हैं। हम देखेंगे कि वो लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी मिल जाती है, नौकरी तो मिल जाती है, और क्या उन्हें मकान मिल जाता है? क्या वो जब शहरों में जाते हैं अपने कस्बों से नौकरी ज्वाइन करने, तो क्या उन्हें मकान मिल जाते हैं? ये गंभीर प्रश्न है, और उन्हें क्या सामना करना पड़ता है। वही वर्ग जिसे ये क्रीमी लेयर कह रहे हैं, वही वर्ग जिसे ये कह रहे हैं कि कुछ आरक्षण का लाभ प्राप्त लोगों के बच्चे आरक्षण खा जाते हैं, तो मैं आप उन्हीं लोगों की तरफ ले जाऊंगा और उनके अनुभव आपके सामने रखूंगा कि जिन्हें सरकारी नौकरी मिली, उन्हें नौकरी तो मिली पर मकान मुयस्सर नहीं हुआ, और उनके जीवन में इस मकान के लिए कितने संघर्ष रहे और कितने संघर्ष हैं, और कैसे उन्हें झूठ बोलकर, जाति छुपाकर शहरों में रहना पड़ता है, ये भी बताऊंगा। फिर हम इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे कि एक महाराज जी हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि भाई तेली, तंबोड़ी, कुनबी, सब देखिए जिन नीची जात के, सब छत्री बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो आजकल ये बहुत कहते हैं, महाराज जी का स्टेपलेट डायलॉग है। ठीक, अब मुझे लगता है वो शायद बहुजन समाज से हैं नहीं, उन्हें पता नहीं है कि कोई तेली, तंबोड़ी, कुनबी, पासी, जाटव, वो क्या बोलते हैं, छत्री नहीं बनना चाहता। और परेशानी ये है कि बगैर छत्री बने, बगैर सवर्ण बने, बगैर उच्च जाति का बनने का दिखावा किए हुए आपको शहरों में ना तो मकान मिलता है, और मकान मिल भी जाए तो आपको सम्मान नहीं मिलता है, बेइज्जती सहनी पड़ती है। ठीक? मजबूरी है एक निम्न जाति के व्यक्ति को अपनी जाति छुपाकर उच्च जाति के समान खुद को दिखावा करना, मजबूरी है उसकी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उससे मकान नहीं मिलेगा, मकान मिल भी जाए तो फिर सम्मान नहीं मिलेगा, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। अगर वो किसी कॉलोनी में खुद का घर खरीद भी ले तो अड़ोसी पड़ोसी वो बाप बन जाएंगे, और वो उसके साथ भेदभाव वहां भी शुरू कर देंगे। तो बहुजनों की मजबूरी है कि उन्हें क्षत्रिय, ऊंची जात का होने का दिखावा करना पड़ता है। शायद वो बाबा जी जानते नहीं होंगे, शायद वो इस वर्ग से भी नहीं होंगे, पर अक्सर वो ये आरोप लगाते हैं। पर मुझे लगता है वो बहुजन समाज की समस्या नहीं समझ पा रहे कि समाज जो है एक बड़ी जटिल परेशानी से जूझ रहा है कि बगैर खुद को ऊंची जाति का दिखाए यहाँ आपका कॉलोनी में रहना, मकानों में रहना मुश्किल है, मकान मिलना ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये बहुत कटु सच्चाई। अन्यथा कोई जातिवाद से ग्रसित व्यक्ति फिर से जातियों के जंजाल में नहीं फंसना चाहता, लेकिन मजबूरियां हैं। ठीक, तो बहुजन समाज की कई परेशानियां हैं, जातिवाद की वजह से उसके जीवन में कई परेशानियां हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी परेशानी आवास की है, सेटलमेंट की है। ठीक, और ये कितनी बड़ी परेशानी है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या बोलते हैं, जो इस समाज से संबंधित नहीं है वो शायद नहीं समझेंगे इसे, लेकिन जो इस समाज से संबंधित हैं वो जानते हैं कि छोटा छत्री बनना, छोटा वैश्य बनना, छोटा ब्राह्मण खुद को दिखाना, ये आपकी कितनी बड़ी मजबूरी है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। और सरकारी नौकरी तो मिल जाती है लेकिन मकान नहीं मिलता। ये बड़ी गंभीर समस्या है। बहुजन
समाज के लोग जो संसाधनों से महरूम हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि खुद का मकान खरीद लें, किराए के मकानों में रहते हैं। मालिक ज़्यादातर ऊंची जात के लोग हैं, क्योंकि जातिवाद के तहत संसाधनों पे सवर्णों के कब्जे हैं। तो उनके जीवन की एक बहुत कठोर सच्चाई है कि उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आज 2024 में भी मकान लेने के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं ये जो मामला है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गंभीरता है और कितनी वास्तविकता है। दर्शकों, हम शुरू करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के अनुभवों से। बाबा साहब जब पढ़ाई करके विदेश से वापस आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्या सामना करना पड़ता है, और उसके बाद हम 1916 में जब डॉक्टर अंबेडकर वापस आए, उसके बाद से 2024 में चलेंगे, देखेंगे क्या हालात बदले हैं या आज भी बस जस के तस हैं आपके लिए। आज भी स्थितियां वही की वही हैं और आज भी परिस्थितियां आपके लिए उतनी ही जटिल हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या मामला है। बाबा साहब की आत्मकथा से कुछ अंश हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। उनकी आत्मकथा के अंश वहां से रखता हूँ। ये डॉक्टर अंबेडकर हैं और ये वकालत के शुरुआती लंदन में वकालत की पढ़ाई के दौरान के उनके चित्र हैं। ठीक है, और ये उनकी स्थिति है। चलिए देखते हैं क्या है कि पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने के लिए जगह नहीं मिली। ये आप सब सुना हुआ है। मैं थोड़ा सा एक बस आपको ब्रीफिंग दूंगा कि 1916 में जब डॉक्टर अंबेडकर लौट कर आते हैं तब भी कश्मकश वही थी कि यार मकान कहाँ मिलेगा, रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। शायद सवर्णों ने कभी अपने जीवन में, जिन्हें कास्ट बेनिफिट मिलते हैं, ये सोचा ही नहीं होगा कि मकान कहाँ मिलेगा। ठीक, एक सवर्ण लेखक है, उनका कहना है कि बेवकूफ लोग मकान बनाते हैं, अक्लमंद लोग उसमें रहते हैं। और उन महान सवर्ण लेखक ने जब ये बात लिखी थी तो ये भूल गए थे कि इस देश में दलित लोगों की मजबूरी है कि उन्हें कोई मकान ही नहीं देता। उन्हें कहीं झुग्गी झोंपड़ी कच्चा पक्का मकान बनाकर ही रहना पड़ता है, या फिर गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। मलिन बस्तियों में जिनमें नालियां बहती रहती हैं, गटर हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, दारू पीकर लोग लड़ते रहते हैं, ऐसी ही मलिन बस्तियों में लोगों को रहना पड़ेगा। यही मजबूरी है। ठीक, तो चलिए डॉक्टर अंबेडकर जब पश्चिम से लौट कर आए तो उन्होंने किस कश्मकश का सामना किया, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ। ये सब आपने पहले सुना होगा, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि 1916 से 2016 तक हालात नहीं बदले, बस इतना हो गया कि आसपास का माहौल बदल गया, पर हालात तो वही वही हैं। बहुजन के लिए आज भी स्थितियां वही हैं। 1916 से फिर हम 2016 के हालातों पर जाएंगे। देखिए 1916 में जब डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम से भारत लौट कर आते हैं तो वो लिखते हैं कि भाई महाराजा बड़ौदा की बदौलत मैं अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गया और कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 से 17 तक पढ़ाई की। 17 में लंदन में गया। मैंने लंदन विश्वविद्यालय से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परास्नातक में दाखिला लिया। 1918 में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। ठीक है, ये पूरी बात बता रहे हैं, आपने सुनी हुई है। ठीक, वापस आने के बाद वो बड़ौदा स्टेट चले गए, जिनकी वजह से उन्हें नौकरी मिली हुई थी। वो चाहते थे कि उनके यहाँ सेवाएं दें, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने पढ़ाई करने का मौका उन्हें मिला हुआ था। बाबा साहब लिखते हैं कि अमेरिका में 5 साल बसने के बाद वो लिखते हैं कि मेरे भीतर का ये यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास ने मेरे भीतर का ये भाव मिटा दिया था कि मैं अछूत हूँ, और यह कि भारत में अछूत कहीं भी जा सकता है। तो वो खुद अपने और दूसरों के लिए समस्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जब वो यूरोप अमेरिका में पढ़े तो भूल गए कि वो अछूत हैं। वहां तो ऐसा होता नहीं ना। ठीक, और अछूत कहीं भी आ जा सकते हैं, पर भारत में तो ऐसा नहीं। अछूत खुद भी समस्या है भारत में, और उसका आना जाना घूमना फिरना वो भी अपने आप में समस्या है। वो लिखते हैं कि जब वो स्टेशन से बाहर आए तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे कौन रखेगा। डॉक्टर ये दर्शकों, हम डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, ये हम 1916 की बात कर रहे हैं, ये हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो विदेशों से 5 साल स्नातोत्तर डिग्री लेकर आया हुआ व्यक्ति है। 1916 में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत में गिने चुने होंगे, पर ये उस समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब भारत के स्टेशन पे खड़े होकर ये सोच रहा है कि वो जाए कहां, उसे रहने के लिए जगह कौन देगा। तो आप उस समय के हालातों को समझ सकते हैं।
और डॉक्टर अंबेडकर की उस कश्मकश को भी शायद आप गहराई से समझ पा रहे होंगे कि इतना पढ़ने के बावजूद भी ये गंदा समाज, निम्न स्तर का समाज, ये सवाल आपके सामने रखता है कि आप जाओगे कहाँ। और हालात आज भी यही हैं। आज भी किसी गांव, कस्बे, बिहार, उत्तर प्रदेश से निकला हुआ बच्चा जब किसी मेट्रो सिटी के स्टेशन पे खड़े होके सोचता है कि मैं जाऊं कहाँ, कौन जगह देगा। और उसके सामने भी क्या बोलते हैं, जिंदगी का सवाल यही रहता। जो 1916 में डॉक्टर अंबेडकर के सामने था, स्टेशन पे खड़े होके जाऊं कहाँ, हिंदू तो जगह देंगे नहीं, तो कहाँ जाऊं, पारसियों के जाऊं, ईसाइयों के जाऊं, किसके यहाँ रहने जाऊं। ये जो चुनौती है, ये बहुजन के जीवन की एक बड़ी कठिन चुनौती है। तमाम सारे बहुजन स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर उतरने के बाद सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई आखिर उन्हें निवास कहाँ मिलेगा। होटलों में तो अब रहने जगह मिल जाती है, पर कमरा लेना, मकान लेना आज भी बहुत जटिल बात है। ठीक, थोड़ा समझिए। फिर वो लिखते हैं कि मैंने बहुत गहराई तक मैं बहुत गहराई तक परेशान था। हिंदू होटल जिन्हें विशिष्ट कहा जाता था, को मैं पहले से ही जानता था वे मुझे नहीं रखेंगे। ठीक है, वो कहते नहीं रखेंगे। मेरे कुछ मित्र बड़ौदा में थे, अमेरिका से पढ़ाई कर कर मेरे साथ आए थे। आगरा में उनके यहाँ गया, अगर मैं उनके यहाँ गया तो मेरा स्वागत करेंगे या नहीं, ये इसको लेकर वो खुद ही आश्वस्त नहीं थे। ठीक है, हो सकता है वो अछूत को अपने घर में बुलाने पर शर्मिंदा महसूस करें, इसलिए वो अपने दोस्तों के यहाँ भी नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, वो एक पारसी होटल में चले जाते हैं और पारसी होटल में वो ये सोच कर जाते हैं कि शायद यहाँ भेदभाव नहीं होगा, तो पारसियों की जगह पे ठहरने के लिए जाते हैं। पारसी लोग, वो होटल जो ज़ोरास्ट्रियन धर्म की रहती है, वो मानकर जाते हैं कि शायद ये छुआछूत नहीं करते होंगे, लेकिन वहाँ भी उनका अनुभव बेहद खराब रहता है। पारसियों के इस होटल में क्या बोलते हैं, वो अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। केयर टेकर को वो कहते हैं कि भाई भले ही यहाँ पारसी रहते हैं, आप मुझे रहने दीजिए, बस मेरा नाम मत बताइएगा। और वो पहचान छुपा कर वहाँ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। और पारसी समुदाय के लोग रहते हैं, वो आ जाते हैं लाठी डंडे लेकर, और हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और उनकी जान पर बनकर आती है। ठीक, और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ से निकलते हैं। एक बड़ी कहानी है इसको लेकर, पूरी स्थिति लिखी हुई है, कैसे उन्होंने वो दिन बिताए उस होटल में, और बाद में फिर ₹1.5 दिया था उन्होंने खाने रहने का, रहने के लिए। और बाद में फिर वहाँ देखिए पहचान लिया जाता है, और फिर बाद में क्या बोलते हैं, 11 दिन ही उन्होंने बिताए हुए थे। और बाद में फिर वहाँ पे वो पारसी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो लंबे मजबूत थे, डंडा लेकर आए हुए थे, और वो फिर क्या बोलते हैं, पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, और फिर उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा जाता है। इनफैक्ट उनकी जान पर भी डॉक्टर साहब के बनाती है। ठीक, ये पारसी होटल का उनका गंदा अनुभव रहता है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर फिर सामने फिर वही सवाल है कि वो कहाँ जाएँ। उन्होंने सरकार को लिखा भी था कि उनके लिए रहने की व्यवस्था करें, पर सरकार उस समय उनकी चिट्ठियों पर ध्यान नहीं दे रही थी। और फिर उन्हें क्या बोलते हैं, ये फिर से एक चुनौती का सामना करना था, क्या वो रहने के लिए कहाँ जाए। पारसी होटल उनका ठिकाना नहीं रहने वाली थी। अब उनके लिए बड़ी परेशानी थी, वो कहाँ जाए। मंत्री जी को भी लिख रहे थे, पर अभी कुछ हो नहीं पा रहा था। ठीक, फिर इसी कश्मकश में रहते हैं डॉक्टर साहब। फिर पता चलता है कि वो क्या बोलते हैं, अपने जो मित्र रहते हैं, काफ़ी रोते भी हैं बाग में बैठकर, बाद में कहाँ जाने को लेकर। और फिर हम देखते हैं कि उनका एक मित्र रहता है जो उनके साथ ही पड़ा हुआ था। क्या बोलते हैं, एक हिंदू था, दूसरा क्रिश्चियन था। वो अपने हिंदू मित्र के यहाँ गए, उसे बताया कि उन पर क्या मुसीबत आई हुई है। बहुत अच्छे दिल का था, लेकिन वो ये बाबा साहब से ये कहता है कि भाई अगर आप मेरे घर में रहेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और क्या बोलते हैं, बाबा साहब का रहना मुश्किल नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर को उनके मित्र के यहाँ भी रहना बहुत मुश्किल था, वहाँ पर भी नहीं रह सकते थे। ठीक, फिर वो क्रिश्चियन मित्र के यहाँ जाते हैं, और क्रिश्चियन मित्र जो रहता है उसकी वाइफ रहती है, वो ब्राह्मणी रहती है। और वो क्रिश्चियन मित्र भी ये कहता है कि भाई वो अपनी वाइफ से पूछ कर बताएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर समझ जाते हैं कि भाई मामला क्या है, ये भी नहीं रखना चाहता है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के कुछ कटु अनुभव थे 1916 में, कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था बड़ौदा में रहने का। वापस लौटकर वो मुंबई आ जाते हैं, और बड़ा मुश्किल से सामना उन्होंने बड़ौदा में किया।
और वो बाद में लिखते भी हैं कि उन्हें बहुत बाद में 18 वर्षों के बाद जब इस घटनाओं को लिखते हैं तो बताते हैं कि ये चीज़ें उन्हें आज भी भयभीत करती हैं। वो डंडे लेकर जो लोग उन्हें मारने के लिए आ गए थे, उनकी जान पर बनाई थी, ये चीज़ें उन्हें याद रहती हैं और उन्हें इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशानी होती है, ठीक? इस बेइज्जती से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक? ये वो लिखते हैं। तो ये सारे अनुभव डॉक्टर अंबेडकर के हैं 1916 के। समाज जातिवादी था, उस समय तो इतना जातिवाद था कि होटलों में रहना तक मुश्किल था। बदला आज भी ज़्यादा कुछ नहीं है, स्थितियाँ आज भी नहीं सुधरी हुई हैं, हालात आज भी खराब हैं। जातिवाद का जो स्थितियाँ हैं, वो आज भी वैसे की वैसे, ठीक? तो चलिए अब हम वर्तमान में आते हैं। 1916 से 2016 में आ जाते हैं। वहाँ से देखना शुरू करेंगे कि आखिर भारत में आज किसी अछूत निम्न जाति के व्यक्ति के लिए, दलित के लिए किराए पर कमरा लेना या मकान लेना अच्छी कॉलोनी में कितनी मुश्किल समस्या है और इस पर उनके अनुभव क्या हैं और हम बेहतर लोगों के अनुभव आपके सामने रखेंगे, ऐसे लोगों के जिन्हें ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ये आरक्षण का लाभ लेकर नौकरियों में आ गए और इनके बच्चे भी आरक्षण खा रहे हैं। तो देखते हैं जो सरकारी नौकरियों में आ जाते हैं उनकी क्या हालात है और उनके बच्चों के क्या हालात होते हैं। नौकरी तो मिल जाती है पर घर के लिए उनकी कितनी जद्दोजहद है और ये जद्दोजहद जीवन भर चलती है जब तक कि वो अपना घर ना बना लें। उसके बावजूद भी अड़ोसी पड़ोसी बेइज्जत करते रहते हैं जाति के नाम पर। लेकिन मकान में जाति छुपाकर उन्हें कैसे रहना पड़ता है, ठीक? इसे देखिए क्या लोगों ने सामना किया हुआ है। 1916 से हम वापस आते हैं। बीबीसी ने बड़े आर्टिकल इस पे एक ज़माने में लिखे होते कि कितना मुश्किल है दलितों के लिए किराए पर मकान लेना। इसको लेकर इन्होंने 2018 में एक आर्टिकल लिखा हुआ था। कुछ लोगों की क्या बोलते हैं दलित युवक की स्टोरी इन्होंने कवर की हुई थी। हैदराबाद में रहने वाले एक दलित युवक की स्टोरी कवर की हुई थी। कईयों की है पर इन्होंने यहाँ पे की हुई है कि दलित और मुसलमानों के लिए भारत में हालात कितने खराब, ठीक? तो वो लिखते हैं इस युवक के हवाले से कि वो लगभग 10 सालों से पहले दक्षिण भारत के एक महानगर को छोड़कर हैदराबाद में शिफ्ट हुए थे और हैदराबाद के पूर्वी इलाके में रह रहे थे, ठीक? और केंद्रीय इलाके में रहता था लेकिन पहले मैं बताते हैं कि केंद्रीय इलाके में रहते थे। मकान मालिक मुसलमान थे, आसपास के लोगों से मिलना-जुलना था, वे मीडिया कर्मी थे स्वयं और अच्छी दोस्ती थी और 3 साल तक वो यहाँ पे रहते हैं, हैदराबाद के मुस्लिम मालिक के घर में और उन्हें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती लेकिन उन्हें किन्हीं कारणवश फिर बाद में शिफ्ट करना पड़ता है पूर्वी हैदराबाद की तरफ जहाँ हिंदू बाहुल क्षेत्र है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि मुसलमानों के तो मकान मिल गए थे, लेकिन हिंदू आपके लिए यू आर नॉट वेलकम क्योंकि आप दलित हैं, अनुसूचित जाति से, ठीक? तो लिखते हैं कि मैंने हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे के नज़दीक कुछ ये एलबी नगर है, यहाँ पर नए घर तलाशना शुरू किया, ठीक है? अब देखिए वो क्या लिखते हैं, मैंने मकान खाली हैं शाकाहारियों के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। वहाँ देखिए मैंने मकान खाली हैं वाले कई बोर्ड देखे लेकिन बोर्ड पे एक नोटिस लगा हुआ था। इस नोटिस में लिखा था कि केवल शाकाहारी लोगों के लिए ये मकान। तो देखिए शाकाहारी मतलब मकान पे खुलेआम ये लिखा जाता है भारत में शहरों में कि आप शाकाहारियों को ही मकान दिए जाएंगे, ठीक? इन घरों के दरवाजे को मैंने खटखटाया भी नहीं लेकिन काफ़ी तलाशी के बाद मुझे एक घर पसंद आया, ठीक? जब मैंने मकान किराए पर लेने के लिए अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस जाति से? दर्शकों ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है। मतलब इनफैक्ट हमें जातिवाद की इतनी आदत है कि हम इस मुद्दे को कोई मुद्दा ही नहीं समझते। और ये बड़ा कॉमन है जब आप मकान लेने जाएँगे तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर कास्ट रेदर देन योर इनकम। समझिए? उन्हें इससे ज़्यादा चिंता नहीं है कि आपकी कमाई कितनी है, आप किस तरह का काम करते हैं। उन्हें इस बात में पहले रुचि है कि आपकी जात क्या है। फिर वो तय करेंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप किराया दे पाएँगे कि नहीं, आप किस तरह की जॉब करते हैं, जॉब सिक्योरिटी क्या है। ये सब बात की बातें हैं, पर पहले तो वो आपका क्या देखने वाले हैं कि आपकी जात क्या है। और ये हैदराबाद के इस युवक की जीवन का एक और सच है। मुझे सुनकर गुस्सा आया लेकिन मकान लेने के लिए मजबूरी और असहाय होने की वजह से मेरा ये गुस्सा अंदर ही कैद हो गया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि शहर के कुछ इलाकों में मकान मालिक दलित और मुसलमानों को घर नहीं देते हैं, जाति आधारित गेटेड कॉलोनियां भी मौजूद हैं। तो ये भी हैदराबाद में होता है। ऐसी कॉलोनियां हैं जो खास जाति लोगों के लिए गेट लगे हुए हैं, वही अंदर जा सकते हैं और दलित मुसलमानों को मकान किराए पे नहीं दिए जाते हैं, ठीक?
तो ये स्थिति यहाँ पे बताई जा रही। जात पूछना क्यों जरूरी, ये सुनकर मेरे अंदर एक तरह का डर भी पैदा हो गया। आगे वो लिखते हैं कि भाई हाँ, अ, मकान मालिक मकान लेने जाते थे तो मकान मालिक उनसे कई तरह की बातें पूछते थे, तनख्वाह, शाकाहारी मांसाहारी कैसे हैं, और फिर अंत में देखिए वो जात बताने के लिए कहा करते थे। और जाति का सवाल ही निम्न जाति के व्यक्ति के लिए सबसे तकलीफदायक होता है, क्योंकि वही चीज उसके पास अच्छी है नहीं। ठीक। आगे देखिए फिर वो लिखते हैं कि जाति पता चलते ही प्रेम खत्म हो गया। एक जगह का हवाला देते हैं कि भाई देखिए इस सवाल का जवाब देने में सहज नहीं था, देखिए फिर भी जवाब देने पड़ते थे, बताते हैं। ठीक। फिर वो लिखते हैं कि भाई देखिए कई मकान मालकिन अपना घर किराए पर देने का फैसला किराएदार की जाति के आधार पर लेते हैं, ये भी बताते हैं। ठीक। मुझे एक ऐसा मकान मालकिन मिला जिसे मेरा गृह नगर बहुत पसंद था। बाद में बताते हैं कि एक जगह उन्हें मकान भी मिल जाता है, लेकिन और वो वहाँ पे रहने भी लगते हैं, और वो मकान मालिक उनसे जात भी नहीं पूछता क्योंकि वो उनके गृह जिले का था। लेकिन जब मेरी पत्नी ने, वो बताते हैं कि मकान मालिक को हमारी जाति के बारे में बता दिया, तो उन्होंने अपने बच्चों को हमारे बच्चों के साथ खेलना मना कर दिया। एक जगह मकान मिलता है इन व्यक्ति को, और फिर ये रहने भी लगते हैं। मकान मालिक इनसे इनका गृह जिले पूछता है, वो भी उसी गृह जिले का था, इसलिए बगैर कुछ पूछे इन्हें मकान दे देता है, ज्यादा पूछे। और बाद में फिर इनकी वाइफ मकान मालिक को बता देती हैं कि वो किस जाति से हैं, मतलब एससी समाज से हैं। तो फिर उसी दिन से इनके लिए मुसीबतें होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों का खेलना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया। कभी कभी मेरी बेटी को घर के अंदर आने देने के लिए दरवाजा नहीं खोला, कभी भी उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी को घर के अंदर आने के लिए दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे पड़ोसियों को पता चल गया और कि हम लोग भी अनुसूचित जाति से। तो फिर बच्चों तक के साथ भेदभाव होने लगा, घरों में आना उनका बंद कर दिया। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, ये तो होता ही है। और फिर उन्हें पड़ोसियों को भी इस बात की पता चल गई। ठीक है, मकान मालकिन की बहू ने पड़ोसियों को बताया कि मकान किराए पर लेते वक्त मैंने अपनी जाति उजागर नहीं की थी, और इस सब से उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई है। ठीक। तो फिर मकान मालिक की पड़ोसन की बहू भी कह रही है कि भाई ये जो रह रहे हैं इन्होंने जाति नहीं बताई थी। अब जाति इन्होंने खुद ही नहीं पूछी थी, लेकिन आरोप भी इन्हीं पर है। ठीक। तो ये अनुभव इनका रहा। फिर इसके बाद इन्होंने जाति छुपा ली मकान लेने के लिए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। वो कहते हैं कि फिर हमने जाति छुपा कर मकान ले लिया, और इसके अलावा और कोई विकल्प इनके पास नहीं बना था। देखिए उन्होंने फिर अपनी जाति के बारे में झूठ बोलने का फैसला किया, और हम अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहते थे, पर यह हमारी मजबूरी है, वो लिखते हैं। ठीक है, जिस मकान मालिक एक सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने हमसे मकान जाति के सवाल पर नहीं किया। ठीक है, हम इस घर में रहने पहुंचे तो हमारी मुश्किलों का समाधान तब भी नहीं हुआ। अब वो जाति छुपा कर रहने जाते हैं, लेकिन फिर वही मुद्दा है कि मकान मालिक इनडायरेक्टली उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ताकि उनकी जात पता चल जाए। हमारी मकान मालकिन की एक रिश्तेदार एक दिन हमारे घर पहुंच देहरी पर रुक गई और अंदर आने से पहले हमारी जाति पूछने लगी। अब मकान मालिक ने जाति नहीं पूछी, मकान भी दे दिया, लेकिन उनकी रिश्तेदार आई। अब वो कहती है मैं तुम्हारे घर के अंदर तभी आऊंगी जब जाति बताओगे। ठीक है, ये देख लीजिए। ऐसे में हमने सच ना बोला और उन्हें जाति बताई जो हमारी नहीं थी। जवाब से संतुष्ट होकर वे हमारे घर में आ गई, और इसके बाद जाति से जुड़े कई सवाल पूछने लगी, लेकिन सबका मकसद बस हमारी परीक्षा लेना था। दर्शकों, ये बहुत कॉमन चीज है। आप जाति बता भी देते हैं तो भी वो 100 क्वेश्चन पूछते हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जाति आखिर है क्या। बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत आम सी चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं। ये सब रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की चीज है, सभी लोग सामना करते हैं इन चीजों का। ठीक। वो 10 सवाल पूछेंगे, मतलब कुछ लोग डायरेक्टली जाति नहीं पूछते, वो इनडायरेक्टली जात पूछते हैं। वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे आपकी जाति का बोध हो जाए या उनकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। ठीक। परेशानी तब भी जाति की रहती। ठीक। आप जाति छुपा लेंगे तो भी परेशानी, 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बाद में वो लिखते हैं कि जब मेरे माँ बाप मेरे घर आए तो मकान मालकिन और पड़ोसियों ने शक की निगाह से देखा, शायद उनकी बोलचाल के ढंग से पहचान गया। ये भी एक बड़ी परेशानी है दर्शकों। जो समाज का दलित समाज है वो उतना वेल टू डू नहीं है, वेल स्पोकन नहीं है, वेल वर्स नहीं है। वो आज भी अपनी गांव देहात की भाषाओं में बोलते हैं, और वो जाति बदलने तब भी पकड़े जाते हैं, पहचाने जाते हैं। भाई जाति तो आपकी वेशभूषा, बोलचाल, रंग रूप, हर चीज से जाति
झलकती है ना, पकड़ी तब भी जाती, शक तब भी हो जाती। तो ये महाशय जो अपनी जात छुपा कर रहने लग गए थे क्योंकि इन्हें मकान नहीं मिल रहा था। बाद में फिर जब उनके माँ बाप आए तो पड़ोसियों को उन पे शक होने लगा, उनकी बोल चाल ढंग दौर से शक होने लगा। ठीक है, हालांकि मेरे मकान मालिक अब बदल गए हैं, लेकिन अभी भी हम अपने झूठ के साथ जी रहे हैं। हम अपनी तरह की भाषा बोली को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि अब ये अपनी भाषा बोली इन सबको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस सबसे परेशान होकर ये जो महोदय रहते हैं ये मीडिया में थे, और फिर उन्होंने फाइनली ये तय किया कि भाई इस समस्या का एक ही हल है कि मकान खरीद लें। भले ही औकात नहीं है, रिश्तेदारों से पैसे ले लें, कुछ करें, लेकिन ईएमआई पे मकान ले लें, क्योंकि ये समस्या कभी नहीं सुलझेगी। ठीक, किराए के मकानों में जातिगत बेइज्जती होना और भगाए दिए जाना ये बड़ी आम बात है। बाद में देखिए वो लिखते हैं कि घर खरीदने को लेकर मेरा विचार पक्के थे, लेकिन अब मैं पूरी जिंदगी ईएमआई देता रहा और मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा होम लोन में चुकाया जाता है। ये भी लिख रहे हैं। लेकिन मुझे आखिरकार ये लगा कि अपनी जाति की वजह से सवालों के घेरे में आने और बेइज्जती बर्दाश्त करने की वजह से घर खरीदना बेहतर विकल्प है। तो वो लिखते हैं कि भाई घर ही खरीद लिया जाए, छोटा मोटा खरीद लो, दलित बस्ती में खरीद लो, गंदा खरीद लो। रोज रोज की बेइज्जती सहना तो ठीक नहीं है ना। छोटा ही मकान होगा, भले ही तो आधी तनख्वाह ईएमआई में चली जाए, लेकिन ये रोज रोज की जाति की किटकिट जो है ये घर परिवार बच्चों को सहनी पड़ती है, ये किसी काम की नहीं। ठीक, तो अंत में इस व्यक्ति ने फिर मजबूरी में कुछ रिश्तेदारों से पैसे लिए, कुछ घर परिवार के लोगों से पैसे जुटाए, कुछ ईएमआई भरी, ऐसे कर कर एक छोटा मकान ले लिया, 1 कमरे का 2 कमरे का जो भी होता है, और ये उसमें रह रहे हैं। ये मीडिया में काम करते थे, हैदराबाद में करते हैं, और वेल टू डू स्थिति में है, मतलब ठीक ठाक है, खाते पीते हैं, मीडिया में जैसे लोग रहते हैं। और ये इनके निजी अनुभव हैं, ऐसे कर कर जाति छुपाकर ये लंबे समय तक रहे और इनकी हालत फिर ये हो गई। आगे वो लिखते हैं कि इसके बाद 1 साल तक होम लोन लेने, पैसे जोड़ने के लिए, कर्ज के लिए हमने घर खरीदने के लिए प्रयास किए हुए हैं। हमारा घर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और उसमें शिफ्ट होने में अभी समय लगेगा, जब तक मुझे भेदभाव बर्दाश्त करना पड़ेगा। 2018 की बात लिख रहे हैं, अब तक शायद हो गए होंगे। भेदभाव के मामले में पड़ोसी भी मकान मालिकों से कम नहीं है। ये कहा गया है कि पड़ोसियों को चुना नहीं जा सकता। तो वे आगे लिखते हैं कि भाई पड़ोसी भी कम थोड़ी हैं, वो भी आगे चलकर छोड़ेंगे थोड़ी। आप जिस जगह जाओगे वहां आस पड़ोस के लोग भी, भले ही आप मकान खरीद लें, पर वो भी जाति देखेंगे और जाति के आधार पर वो आपसे इनडायरेक्टली जातिवाद तो तब भी करने ही वाले, बच तब भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये हम 1916 में डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से बात कर रहे थे, हम 2018 में हैदराबाद के एससी समाज के मीडिया कर्मी के अनुभवों के हवाले से बात कर रहे हैं। हालात कुछ ज्यादा नहीं बदले, थोड़े से तो बदले हैं। स्थितियां आज भी वही, आज भी किसी के घर में मकान लेना बहुत मुश्किल काम है। जाति कहीं ना कहीं आड़े आ ही जाती, ठीक, वो छूटती नहीं, और ये जाति है, ये बड़ी परेशानियां करती रहती है। ठीक, बीबीसी ने इस बातचीत को कवर किया हुआ था, डिटेल में उन्होंने पूरी ये खबर छापी हुई थी। इसके बाद देखिए न्यूज 18 छापता है 2018 की एक खबर को, वो छापता दिखता है कि नीची जाति का हूं इसलिए मकान नहीं मिल रहा। न्यूज 18 ने क्या बोलते हैं स्टोरी को कवर किया हुआ था और ये हालात कितने गंदे हैं। ये सरकारी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति का अनुभव है। बारिश से बचने के लिए 5 दिनों तक मंदिर के अहाते में रात गुजारी है, बाजार से खाना खरीद कर खा रहे। 2018 की खबर है, बारिश की खबर है, सरकारी रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाली कर्मचारी की ये न्यूज़ है। उसके रेलवे के क्वार्टर में पानी भर जाता है और तब उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुविधा है कि वो वाल्मीकि समाज सा है, क्या बोलते हैं चर्मकार है, और उसे कोई मकान नहीं दे रहा है। देखिए क्या लिखते हैं, मेरे सरकारी मकान में 4 से 5 फुट तक पानी भर चुका था और सामान पानी में डूब रहा था। घर से ज्यादातर सामान पानी से खराब हो चुका था। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां से वहां मारा फिर रहा हूं। बारिश से बचने के लिए 5 दिन तक मंदिर के अहाते में रात गुजारी। बाजार से खाना खरीद कर खा रहे थे। ये तब की बात है। किराए पर मकान लेने के लिए जाते थे तो मेरे वाल्मीकि जाति सुनकर लोग मकान देने से
मना कर देते थे। जो मकान मालिक थोड़ी देर पहले किराया तय कर रहे होते थे, जाति सुनकर कहने लगते थे कि कोई दूसरा कमरा लेने के लिए आने वाला। ठीक, ये सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों की बात है। हद तो तब हो गई जब हमारे रेलवे विभाग ने भी हमारी सुनवाई नहीं की हुई थी। ये बताते हैं, ये इनका अनुभव है और ये रेलवे कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका ये अनुभव दिखाई देता है, इन्होंने ये बताया हुआ है। ठीक, मनीष हैं और उनकी माँ राजावती हैं, इनके अनुभव के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर ये तैनात हैं, आगरा में, वहां से इन्होंने ये अनुभव शेयर किया हुआ था। ठीक, ये देखिए इनके घरों में पानी भर गया और बाद में सबसे बड़ी दुविधा यही है बहुजन समाज के लोगों की कि उनके पास घर हो और उस घर में कोई परेशानी आ जाए तो फिर बदले में किराए का घर भी आसपास मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे दिखाई देती है। 2023 में द प्रिंट छापता है, 2023 में एक स्टोरी कवर करता है, जयप्रकाश करदम के हवाले से स्टोरी है 25 नवंबर 2023 की। ये क्या कह रहे हैं, देखिए करदम जी की स्टोरी क्या है। लोग मुझे किराए पर घर देने के लिए उत्सुक थे जब तक कि उन्हें मेरी दलित पहचान के बारे में पता नहीं चला। ठीक है, ये एक किताब थी के सत्यनारायण की, जोएल ली द्वारा लिखी संपादित किताब है, कंसल्टिंग कास्ट। ठीक है, उससे लिया गया एक क्या बोलते हैं पार्ट है, वही अनुभव है कि कंसल्टिंग कास्ट में उन्होंने छापा हुआ था कि ये जो करदम है उनकी स्टोरी छापी हुई थी, ये क्या लिखते हैं। और ये बैंक कर्मचारी थे, इन्होंने क्या सामना किया देखिए। तो बताते हैं कि भाई इलाहाबाद में आए हुए मुझे 3-4 दिन ही हुए थे। अभी तक मैं गाजियाबाद निवासी अपने मित्र रामचरण विद्यार्थी रिश्तेदार देवी दयाल जी के घर पर ठहरा हुआ था। 3-4 दिन में मैं देवी दयाल और बैंक के अपने कुछ साथियों के साथ कई फ्लैट देखने गया जो किराए पर उपलब्ध थे। जब लोगों को पता चला कि मैं बैंक कर्मचारी हूं तो मुझे किराए पर मकान देने के लिए उत्सुक हो गए। ठीक है, ये देख लीजिए। उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा, उन्होंने मेरे नाम पूछा, आखिर में जाति जाति पर पहुंचे और जब मैंने कहा कि मैं जाटव हूं, अनुसूचित जाति से हूं, तो उनके चेहरे पर अचानक बदलाव आ गया। उनकी तीसरी आंख खुल गई, मेहमान नवाजी गर्मजोशी गायब हो गई। उन्होंने अचानक याद आया कि कमरा कुछ देर के पहले खाली था जिसे वो मुझे किराए पर देने वाले थे, अब वो पहले किसी और को दे दिया गया था। ठीक, ये तो बैंक कर्मचारी हैं, बैंक में तो वेल टू डू स्थिति में रहते हैं, तनख्वाहें भी अच्छी रहती हैं और व्हाइट कलर जॉब भी होता है। ये ऐसे एक कर्मचारी का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। देखिए मेरे साथ ही बैंक में 2 और साथी भी जुड़े थे। एक थे राम हेत, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के गांव से थे, जबकि दूसरा एस पोद्दार महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आए हुए थे। अब दर्शकों ये देखिए कि आरक्षण आपको नौकरी तो दिला देगा, लेकिन आरक्षण आपको मकान नहीं दिला सकता। मुझे लगता है आगे चलकर मकानों के लिए भी आरक्षण की नीति लागू होगी। जो देश के हालात हैं उससे देखते हुए मुझे लगता है कि एक नीति आरक्षण की मकानों के लिए भी लागू हो, किराए पर देने वाले मकानों के लिए भी एक पॉलिसी हो कि वही रोटेशन बेस पर सबको कुछ समय के लिए SC ST OBC के लोगों को भी मकान देने पड़ेंगे, केवल सवर्णों को ही नहीं देने। ठीक, ये शायद आपको हास्यास्पद लगे पर हालात तो इतने ही गंभीर हैं और ये सब नई न्यूज ही बता रहा हूं मैं, कोई 25-50 साल पुरानी बात नहीं बता रहा, सब एक 2-4-10 साल पुरानी अभी अभी की घटनाएं, लेटेस्ट है, मोदी जी के दौर की घटना है सारी। ठीक, मोदी जी नए हैं तो कहानियां भी उन्हीं के दौर की हैं। ठीक, तो ये जो करदम साहब थे, इनके साथ 2 और कर्मचारी थे, ये भी अनुसूचित जाति से थे। एक थे क्या बोलते हैं राम हते और एक और व्यक्ति थे। अब इनकी भी कहानी सुनिए। राम हते ने अपने नाम के साथ निगम लिख लिया था। चूंकि निगम ब्राह्मण गोत्र से हैं, इसलिए कोई भी राम हते से उनकी जाति के बारे में नहीं पूछता था। अब राम हते को भी नौकरी नहीं, कमरा नहीं मिला होगा, तो उसने अपने नाम के आगे क्या लिख लिया, निगम। निगम कई ब्राह्मण भी लिखते हैं, लाला भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं। अब राम हते की समस्या सुलझ गई थी। पोद्दार बंगाली बोलते थे, बंगालियों के साथ रहते थे। इसके अलावा उन्हें पोद्दार शीर्षक से पता चलता था कि वे सवर्ण हैं, इसलिए कोई उनसे भी उनकी जाति के बारे में नहीं पूछता था। तो इन दोनों ने बड़ी चालाकी की। इन दोनों ने अपनी असली जो जाते हैं उनको छुपाकर ऐसी जातें रख ली जिनसे लोग पहचाने ना जाएं, लोग सवर्ण समझें, तो इनसे कोई जाति के बारे में नहीं पूछता था। इनकी तो मकान की समस्या सुलझ गई थी। लेकिन ये जो करदम साहब थे, जो खुद को जाटव बता रहे थे,
और ये अपनी जात छुपाना भी नहीं चाहते थे। इनके लिए समस्याएं बड़ी परेशानी कारक थी। बैंक में व्हाइट कॉलर कर्मचारी होने के बाद भी इनके लिए कितनी परेशानी थी। अ, अगर आपके सामने वाले को पता चल जाता है कि आप सवर्ण हैं, तो वह आपसे किसी भी जाति के हों, वह आपसे अपनी जाति नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके सामने वाले व्यक्ति ये सुनिश्चित नहीं है कि आप सवर्ण हैं या नहीं हैं, तो निसंदेह वो आपकी जाति पूछेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जाति पूछने का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि कोई सवर्ण है या अवर्ण है, सम्मिलित है या छूत है। चूंकि उनके पोद्दार और निगम कहने से मात्र से ही स्पष्ट हो जाता था कि वे दोनों सवर्ण हैं, इसलिए सवर्ण जमींदारों ने उन्हें कमरे किराए पर देने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरा पद करदम था। मेरा पद सुनते ही कई लोग समझ जाते थे कि मैं अनुसूचित जाति से हूं और इस तरह अवर्ण हूं। ठीक है। जिन लोगों के ये नहीं पता था कि करदम शब्द सवर्ण अवर्ण का प्रतीक है, उन्होंने मुझसे सीधे पूछा कि मैंने पूरी स्पष्टता से उत्तर दिया, इसलिए मुझे किराए पर कमरा नहीं मिल पाया। बैंक में मेरे सहकर्मियों ने कहा कि आप उन्हें क्यों बताते हैं कि आप अनुसूचित जाति से हैं? अरे भाई, आपको कमरा किराए पर लेना है, आपको ये काम शुरू करना है, तो जैसे भी करना हो करो। लोग पूछेंगे तो उनसे कोई भी जात बता दो, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम आपको कमरा तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो दर्शकों, यही परेशानी है। एक बाबा जी हैं, खुद को रैशनल कहते हैं। वो 100 बार ये बातें बताते हैं, अरे तेली तंबोड़ी कुनबी, ये उनका पेट डायलॉग है। वो कहते हैं सबको छतरी बनना है। अरे बाबा जी, किसी को छतरी नहीं बनना है। यहाँ परेशानी ये है कि मकान नहीं मिलते। अगर ऊंची जाति का सवर्ण सरनेम जैसा छुपाकर ना रखा जाए, तो शहरों में भी हाल तो वही है जो गांव में तो पता ही चल जाता, छुपा भी नहीं सकते। शहरों में आप थोड़ी मजबूरी में आपको मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की अपनी जात छुपा लो। और मजबूरी ये भी है कि अगर जात नहीं छुपाओगे तो आपको बेहतर साफ सुथरी कॉलोनियों में, जहां बिजली पानी व्यवस्था हो, रोडें हो, वहां मकान नहीं मिलेगा। ये सच्चाई, ठीक, ये गंभीर सच्चाई है। ठीक, यही तो मजबूरी है। और यही राम हत्या कर रहा है, और यही एक और उनका साथी कर रहा है, जो खुद को ऊंची जाति का दिखाकर ठाकुरों का कमरा लेकर रह लेते हैं। अन्यथा इनकी वास्तविक जातियां बता दें तो कोई इन्हें मकान भी ना दे। कहाँ जाएंगे? गंदी मलिन बस्तियों में जाकर रहेंगे, ठीक, झुग्गियों में रहेंगे। यही यही नियति है। तो समस्या ये है कि वो न्यायालय में बैठे हुए ऊंची जाति के जज, वो कभी नहीं जानते कि एक निम्न जाति के व्यक्ति को सरकारी नौकर होके भी मकान नहीं मिलता। ठीक? और ये सिर्फ किसी रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी का नहीं, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी का नहीं। अभी मैं आपको कुछ पीएचडी स्कॉलर की भी कहानी सुनाने वाला हूं कि हालात तो उनके भी वही हैं, जो पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कमरा तो उन्हें भी नहीं मिल रहा उनकी जात की वजह से। और ये अभी की खबरें, पुरानी भी खबरें नहीं। ये आपके देश की एक कटु सच्चाई है, और कोई अछूत इससे भाग नहीं सकता। और जो भागना चाहे वो जाकर एक्सपेरिमेंट कर ले, किसी अच्छी कॉलोनी में मकान दे मांग के देख ले और जात बताए, 2 मिनट में औकात पता चल जाएगी। इस हिंदू राष्ट्र में दलितों की औकात क्या है, ये पता चल जाएगी। ठीक, उदाहरण में अभी आपको उनका भी दूंगा, गुजरात से, जो राम मंदिर के आंदोलन में गए थे। वाल्मीकि समाज, निम्न जाति के कई लोग राम मंदिर के आंदोलन में गए थे, मस्जिदें तोड़ी थी, और जब गुजरात में वापस आए तो इनके ही गांव के राम मंदिर में इन्हें घुसने नहीं दिया गया, अछूत कहकर दुत्कार के भगा दिया गया। ये भी सच्चाई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्थिति है करदम साहब के साथ, क्या होता? ठीक, करदम साहब लिखते हैं कि आगे मैं अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करना चाहता था, मुझे कमरा दें या ना दें, वो ऐसा लिखते हैं। और आगे वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर आगे देखिए, फिर इनके ही बैंक का एक व्यक्ति रहता है बांकेलाल, उससे इनकी कुछ परिचित हो जाता है। बांकेलाल के घर जाते हैं, और फिर बांकेलाल इन्हें बताता है कि वो भी जाति छुपा कर ही रह रहा था। बांकेलाल भी खुद को बर्मा बताकर रह रहा था। बांकेलाल कर घर पर ही रहते हैं, हम देर रात तक बात करते हैं, और उसने मुझसे कहा, यहाँ सबने जाति का जहर पी लिया है, दलितों के लिए सवर्णों के घरों में कमरा पाना आसान नहीं। दर्शकों, दलित सवर्णों के घरों में रहना नहीं चाहते, ये मजबूरी है। जब आपके पास संसाधन नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है,
तो अब कहाँ रहेंगे? किराए से रहेंगे। और किराए से रहने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड्स के पास जाना पड़ेगा। इस देश में संसाधन, पैसा, संपत्ति, मकान, दुकान सवर्णों के पास। तो मजबूरी में आपको सवर्णों के यहाँ ही जाना पड़ेगा। अच्छी कॉलोनियां, अच्छी रोड, बिजली पानी की सुविधा उन पॉर्श कॉलोनी में है। ठीक। तो आरक्षण नौकरी तो दिला देता है, लेकिन आरक्षण आपको मकान नहीं दिला पाता। ये बड़ी मजबूरी है। एक डीजीपी स्तर का अधिकारी वो मजबूरी में अच्छी कॉलोनी में मकान नहीं बना पाया, उसे दलितों की बस्ती में ही रहना पड़ा, क्योंकि वो निम्न जाति का था। हम गुजरात की उस कहानी को भी आपके सामने लाएंगे। ठीक। तो न्यायालय में बैठे लोग वो शायद जमीनी हकीकतें नहीं जानते, या फिर जानते हैं, जातिवादी हैं, बेईमान बने हुए। ऐसा तो नहीं है जानते नहीं हो, वो भी यही करते होंगे। वो कौन सी अपनी प्रॉपर्टी दलितों को दान किराए पर दे देते होंगे? मित्तल साहब जैसे लोग, जस्टिस मित्तल साहब जैसे लोग। ठीक। दलितों के लिए, सवर्णों के लिए घरों में कमरा पाना आसान नहीं है। यहां कमरा तभी मिलेगा जब तुम अपनी जाति छिपाओगे। मैं यहाँ रहने के लिए बर्मा बन गया हूं। अब ये रामलाल था, ये बांकेलाल था, ये बांकेलाल इनका परिचित था। ये उसके यहाँ जाते हैं, वो भी बैंक में ही रहता है, और वो वर्मा बन के रह रहा था, एक लाला के घर में वर्मा बन के रह रहा था। ठीक। आगे देखिए, एक शाम देखिए, घर पर एक शाम देखिए, एक रविवार की शाम वो करदम साहब देखिए बांकेलाल के घर रह रहे थे, बैठे हुए थे। तभी मकान मालिक सुरेंद्र श्रीवास्तव मेरे पास आता है, बताते हैं वो, और छोटी छोटी बातें करनी, और फिर पूछता है कि तुम किस जाति से हो। फिर करदम कहता है कि मेरा मन हुआ कि अपनी आदत के अनुसार जाटव कह दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बांकेलाल ने मुझसे कहा था कि अगर मकान मालिक को पता चल गया कि हम अनुसूचित जाति के हैं तो कोई भी हमें किराए पर नहीं रहने देगा। यही सोचकर ऐसी जगह है जहां घर होना ना होना का फर्क पूरी तरह से जाति पर निर्भर करता है। ठीक। आगे देखिए, हाँ, अगर मैं कह दूं कि मैं अनुसूचित जाति का जाटव हूं तो माखनलाल जी को भी घर से निकाल दिया जाएगा। माखनलाल अपनी जाति छिपाकर रहते हैं। वे सुरेंद्र श्रीवास्तव के परिवार, उनके लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, खाना पीना खाते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर रहस्य खुल जाता है, सवर्ण नहीं है तो अनुसूचित जाति के हैं, तो इस बारे में तो मैं इस बारे में झूठ बोल रहा हूँ, और स्थिति बहुत गिर सकती है। ठीक। तो ये भी ध्यान रखिए। फिर अब ये करदम साहब को परेशानी होती है कि भाई अगर वो माफा उन्होंने सच बोल दिया तो बांकेलाल भी फंस जाएगा, जिसके घर में रह रहे थे। तो फिर झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने झूठ बोलने का फैसला किया अपने सिद्धांतों के विरुद्ध, और वो खुद को जाटव की जगह जाट बता देते हैं। वो कहते हैं मैंने ये जाट हूं। मैंने कहा जाट होने के पीछे मेरे दो कारण थे। पहला, जाट ऐसा है जो वर्मा उपाधि धारण कर सकते हैं। दूसरा, जाट और जाटव के बीच अंतर बहुत कम है। आगे कभी मामला खुल गया तो मैं कह दूंगा कि मैंने तो जाटव बोला था, शायद आपसे वर्मा सुनने में गलती हो गई होगी। तो ये अब जाटव से जाट बन जाते हैं, और वहां रहने के लिए क्या बोलते हैं, अपनी जाति जो है बांकेलाल के साथ रहने के लिए बदल लेते हैं। ठीक। फिर इनके जो मकान मालिक रहते हैं वो वर्मा जी के बारे में पूछते हैं कि वर्मा जी, क्या ये श्रीवास्तव जी का अगला प्रश्न था कि वर्मा जी क्या बांकेलाल जी के श्रीवास्तव जी पूछते हैं कि बांकेलाल जी क्या वर्मा है, इनसे पूछते हैं। तो वो पूछता है, शायद उन्हें शक हो रहा था बांकेलाल जी के ऊपर, उनके मकान मालिक को। ठीक। ये इनका क्या बोलते हैं अनुभव था, और क्या बोलते हैं करदम जी का। और ये बड़ी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जाति छुपाकर उन्हें रहना पड़ रहा था। ये जो पूरी स्टोरी है, ये काउंसलिंग कास्ट जो है इसमें छपी हुई थी, ऑक्सफोर्ड से ये छपी हुई पुस्तक थी, और इसमें पूरी जानकारी थी। के सत्यनारायण और जोएल ली के द्वारा संपादित काउंसलिंग कास्ट, सेंडिंग एंड पर्सनैलिटी इन दलित लिटरेचर में ये प्रकाशित की गई थी स्टोरी। और ये काफ़ी फेमस स्टोरी है, और आप समझ सकते हैं कि भाई क्या स्थिति है। प्रकाश करदम की ये कहानी थी, और ये बैंक में कर्मचारी हैं, इनके ये हाल हैं कि भाई इन्हें उत्तर प्रदेश में कमरा नहीं मिल रहा था, और फिर इन्हें अपनी जात बदल कर ही कमरा मिला। तो आपको छोटा छतरी बनना पड़ेगा, आपको छोटा वैश्य बनना पड़ेगा, आपको छोटा ब्राह्मण बनना पड़ेगा, तभी आपको कमरा मिलेगा, नहीं तो आपके हाल बुरे हो सकते हैं। और ये
पुरानी कहानियां नहीं है, ये सब अभी के दौर की कहानियां। मैं आपको एक एक करके वहां से यहां तक लेके आ रहा हूं, 2023-24 तक लेके आऊंगा सारी स्टोरियां बताते हुए। यही मोदी जी के काल की स्टोरी बता रहा हूं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने आरक्षण के लाभ ले लिए, इनके बच्चे आरक्षण खाएंगे, लेकिन इन्हें कमरे नहीं मिलेंगे जाति के छुपाए बगैर। और ये सुप्रीम कोर्ट के मित्तल जैसे जज चाहते हैं कि इन्हें आरक्षण के लाभों से वंचित कर दिया जाए। तो मतलब कमरे तो मिलेंगे नहीं, नौकरी और ना मिले इनके बच्चों को, तो ये फिर वहीं गंदी बस्तियों में पहुंच जाएंगे। भाई कमरे मिले नहीं, नौकरी मिली नहीं, तो फिर गंदी बस्ती के अलावा झुग्गियों में जाने के अलावा विकल्प क्या रहेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से षड्यंत्र भी यही है कि जो थोड़े बहुत बेहतर हो गए आरक्षण का लाभ लेकर, इन्हें धक्के मारकर फिर पीछे पहुंचा दो। ठीक, नए लोग आएंगे, फिर उन्हें धक्के मार के पहुंचा देंगे, फाइनली कोई भी ऊपर तक कभी आ ही नहीं पाएगा, और ऊपर की पूरी व्यवस्था खास जाति वर्ग के लोगों के हाथों में रहेगी। ठीक, ये सारी चीजें समाज के प्रति उदासीनता भी दिखाती हैं कि न्यायपालिका में बैठे लोग बड़े खोखले हैं, उन्हें समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक, ये बड़ी हास्यास्पद है कि उस फैसले में एक दलित जज भी था, उसे भी नहीं पता कि दलितों को बाजार में कमरा लेना कितना मुश्किल है। नौकरी मिलना तो आसान है, आरक्षण है, पढ़ लेंगे तो मिल जाएगी, मकान नहीं मिलेगा आपको, कम से कम जाति बताकर तो मकान नहीं मिलेगा। ये कटु सच्चाई, बड़ी गंदी और कटु सच्चाई। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या स्टोरी है। जनसत्ता ये लिखता है कि 40 वर्षीय दलित रिसर्चर की कहानी जब जब बताई जा तब तब सुनकर गया, सुनाया गया घर खाली करने का फरमान। ठीक, ये दलित रिसर्चर हैं, डॉक्टर नितिन हैं, ये दलित इकोनॉमिस्ट हैं, महानगर में घर देने भेदभाव से जुड़े विषय पर शोध करते हैं। मजेदार बात देखिए, ये दलित रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, और ये इसी बात पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि घर देने में भेदभाव किया जाता है कि नहीं। और मजेदार बात है कि इन्हें खुद ही बार बार घर बदलना पड़ता है अपनी जाति की वजह से। जैसे ही मकान मालिकों को इनकी जाति पता चलती है, वैसे ही इन्हें बाहर निकलने का फरमान दे दिया जाता है। ये 2016 की घटना है और बड़ी फेमस ये स्टोरी रही थी। डॉक्टर नितिन दलित इकोनॉमिस्ट हैं, महानगरों में घर देने में भेदभाव से जुड़े विषय पर शोध कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों वे अपनी कार्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दलित होने की वजह से उन्हें खुद होने बार बार उन्हें खुद बार बार घर बदलना पड़ता है। जब भी मकान मालिक अपनी जाति को बताते हैं, तब उन्हें घर खाली करने का कह दिया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज में एसोसिएटेड फेलो नितिन फिलहाल दक्षिण दिल्ली के किराए के घर में रहते हैं और उन्हें ये 15 दिन के भीतर खाली करना है। ठीक, तो ये रिसर्चर की कहानी भी आप थोड़ी देख लीजिए, क्या बता रहे हैं। नितिन कह रहे हैं कि उन्हें अक्टूबर में ये खाली करना है। क्यों करना है? क्योंकि गलती से ये हो गया कि इनके मकान मालिक ने जब इनकी वाइफ से जात पूछी तो उन्होंने बता दिया। क्या मामला है देखिए कि भाई जब हकीकत यह है कि जब उनके घर इसलिए छोड़ रहे हैं, लिए कहा गया है क्योंकि डॉक्टर नितिन की पत्नी ने मकान मालिक को अपनी जाति बता दी। 40 वर्षीय डॉक्टर नितिन ने अपना सरनेम ना छुपाने की गुजारिश करते हुए बताया कि मकान मालिक ने उनकी पत्नी से जाति पूछी। इस पर उन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट हैं। जब और आगे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वे शेड्यूल कास्ट की। ठीक, बस यहीं से मामला बिगड़ता हुआ चला गया और नितिन के लिए परेशानियां खड़ी हो गई। डॉक्टर नितिन ने बताया मकान मालकिन ने उनसे कहा कि उनका भगवान उन्हें नीची जाति के लोगों को किराए पर घर देने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने हमें घर देखने के लिए 1 महीने का समय दे दिया। दर्शकों, ये जो पूरी बात है, इसमें महिलाएं बेहद जातिवादी निकली हुई, पुरुष तो हैं ही हैं। और एक फैक्टर और है, ये एक बार नहीं कई बार हमें स्टोरी में सुनाई देती है कि सवर्ण ये कहते हैं कि उनका भगवान उन्हें नीची जाति के लोगों के साथ संपर्क बनाने या बगल में रहने की इजाजत नहीं देता। तो जातिवाद के इस खेल में हमने ये देखा कि भाई जो भगवान है उसने ये जो जातिगत कर्म बना दिए हैं कि निम्न जाति के साथ रहने से अशुद्ध हो जाओगे, आपके कर्म फल नष्ट हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। सवर्ण चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक, इसे समझिए बात को। ये बात कई बार आती है, महिलाओं की विशेषकर स्थिति ज्यादा खराब है कि उन्हें इस जो ईश्वर से सब कुछ जोड़ दिया है कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति छू देगा तो आपकी
क्या बोलते हैं, आपकी जात भ्रष्ट हो जाएगी, और जात भ्रष्ट हो गई तो आपको ईश्वर से कोई पुण्य नहीं मिलेगा या अगले जन्म में कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपको नुकसान भोगना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद के इरेडिकेशन की। ठीक। और ये बात बार बार मल्टीपल टाइम्स हमें अलग अलग स्टोरीज में सुनने को मिलती। तो जातिवाद को खत्म करने की क्या बोलते हैं, बीच में सबसे बड़ी बाधा धार्मिक कुरीतियां हैं। जब तक आप धार्मिक कुरीतियों को खत्म नहीं करते, तब तक धर्म को खत्म नहीं करते, तब तक जातिवाद को लोगों के दिमागों से मिटा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी चीजें ईश्वर से जोड़ी गई हैं। जाति की शुद्धता को पाप पुण्य से जोड़ दिया गया है और कर्म फल से जोड़ दिया गया। ठीक। इसलिए ये खत्म नहीं हो पा रही, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका पुनर्जन्म अच्छे कर्मों से होगा, और अच्छे कर्म यानी जाति की शुद्धता को मेंटेन करना, यह अच्छा कर्म। इसलिए लोग छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद को छोड़ नहीं पा रहे। तो धर्म सबसे बड़ा कारण हमें दिखता है जातिवाद की बने रहने की। उसमें कितना सब हो गया, लोग पढ़ लिख गए तो भी जातिवाद नहीं जा रहा। कारण धर्म, धर्म से उपजी हुई तमाम विकृत परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं, ये सबसे बड़ा कारण हमें यहां पे दिखाई देता है। धर्म के नाश के बगैर जातिवाद का नाश कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक। आपको धर्म से लोगों को बाहर अंत में निकालना ही पड़ेगा, या तो विकल्प देने पड़ेंगे, या धर्म, ईश्वर काल्पनिक चीजें हैं, रीति रिवाज, परंपराएं बदली जा सकती हैं, और आप भेदभाव नहीं कर सकते। हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा। ठीक। चलिए, ये बात हो गई, आगे देखते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं, द न्यूज मिनट छापता है एक स्टोरी के बारे में, और ये 2016 की एक स्टोरी है। ये भी बड़ी फेमस स्टोरी थी। मैं आपके सामने बड़े महत्वपूर्ण फेमस लोगों की स्टोरियां रख रहा हूं ज्यादातर। ठीक है। ये स्टोरी में देखिए, वो लिखते हैं कि मुझे अभी तक ऐसा मकान मालिक नहीं मिला जो आपकी जाति ना पूछे किराए का मकान तलाश रहे दलित व्यक्ति की कहानी है। ये देखिए, स्टोरी है, साउथ इंडिया से जुड़ी है, और ये देख लीजिए, तुम्हारी जाति क्या है, उसने मुझसे साफ पूछा, मैंने जवाब दे दिया, ये इसमें बताया गया। ठीक। नागराज हेतुरे की फेमस कहानी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये बताते हैं कि वो काफी समय से मकान ढूंढ रहे थे, मकान को लेकर उनकी परेशानी थी। इसके बाद वो अपने, ये नागराज हेतुरे मीडिया कर्मी थे, आते रहते हैं मीडिया, टीवी वगैरह में पॉपुलर व्यक्ति हैं। ये इस व्यक्ति की परेशानी है कि वो कहते हैं मैं अपनी जात भी नहीं छुपा सकता, लोग टीवी पर मुझे देख ही लेंगे, पर उसे मकान नहीं मिल रहा इस वजह से। ठीक। और क्या है स्थिति, तो वो देखिए, फोमस थे तो उन्होंने एक बड़े नेताजी से भी फोन करवा दिया था, उसके बावजूद भी मकान नहीं मिला। वो लिखते हैं कि मकान के लिए उन्होंने अगले दिन आने के लिए कहा। स्कूल की बेटी के स्कूल के बगल में ही मकान था, वहां उनकी बात हो गई। उन्होंने देखिए ABC के हसन 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 में, ये रहते थे हसन में, जिला अध्यक्ष शिवलिंग गौड़ को फोन किया, और जिन्होंने मकान मालिक को फोन करके उनसे बात की हुई थी। इन्होंने सोर्स भी लगवा दिया था बड़े आदमी का। शिवलिंग गौड़ ने कहा कि कृपया उनके घर दे दीजिए, वह ABC के उपाध्यक्ष थे। ठीक। मकान के लिए बात हो गई, मकान मालिक ने हाँ भी कह दी कि मकान दे देंगे भाई, इतना बड़ा सोर्स भी लग गया। उसके बाद देख लीजिए, जब सब बातें होने लगी, घर को देख लिया, घर के बारे में सब बातचीत होने लगी, तो फिर मकान मालिक उनसे पूछता है कि मैंने जब घर देखा, सब कुछ ठीक था, मैंने अग्रिम राशि देने की पेशकश की, तो वो पूछते हैं कि आपकी जात क्या है श्रीमान। मकान मालिक ने शिवलिंग गौड़ा की उपस्थिति में सीधे पूछ लिया। ठीक। एक क्षण के लिए मैंने शिवलिंग गौड़ा की ओर देखा, उसने मेरी ओर पलट कर देखा। ठीक है। झूठ बोलना मेरा शौक नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह से सामाजिक कार्य करता हूं, उसके लिए मैं समय समय पर टीवी या अखबार में आता रहता हूं। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। ठीक है। मैंने कहा कि मैं अनुसूचित जाति से हूं। घर के मालिक का चेहरा उतर गया। उसने कहा, सर नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं किसी SC को किराए पर मकान नहीं देता हूं। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं है। ठीक है। शिवलिंग गौड़ा अचंभित रह गए। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मुझे एक साथ साथ अपमानित, क्रोधित और अधीर महसूस हुआ। शिवलिंग गौड़ा ने कहा कि हर कोई हमारे जैसा जैसा है उसे घर दे दो बॉस। उस आदमी ने कठोर शब्द स्वर में कहा कि माफ कीजिए शिवलिंग गौड़ा जी। ठीक है। मैंने करीब 50 घर देखे। मैं एडवांस और किराया देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मकान मालिक जात ना पूछता हो। ठीक। ये आगे लिखते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। नागार्जुन हेतुरे, हसन
दलित कार्यकर्ता लेखक हैं, बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इनके कई पोस्ट हैं, आपको टीवी फेसबुक सब जगह दिख जाएंगे, पर इन्हें मकान नहीं मिलेगा। आपको टीवी मिल जाएगी, फेम मिल जाएगा, चेहरा मिल जाएगा, मोहरा मिल जाएगा। राउंड टेबल इंडिया में प्रकाशित हुई खबर थी, काफी फेमस थी। ये उन लोगों की खबरें हैं जो अच्छी स्थिति में, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जो बिल्कुल ही हाशिए पे मौजूद हैं, उन्हें तो गिनती ही नहीं है, उन्हें तो कोई देगा ही नहीं, मान ही लिया हम। और बहुजन समाज से जो वेल टू डू लोग हैं उनके भी हाल जातिवाद की स्थिति में वही है जो नाली साफ कर रहा व्यक्ति। ये एक बड़ी कठोर सच्चाई, दुखद है, तकलीफदायक है, लेकिन बेहद कठोर है। और इस सच्चाई से आप भाग भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपको एक ना एक दिन सामना करना है, टू फेस इट। ठीक। कुछ खबरें तो ये भी बताती हैं कि अमेरिका में भी यही होता है। सवर्ण मकान मालिक दलितों को वहां भी, जो भारत से आए हैं, उन्हें मकान नहीं देते हैं। वो भारत से सवर्ण वहां पहुंच गए, वहां पर भी इस तरह की चीजें घटती हैं, कुछ खबरें इस तरह की भी। ठीक, ये स्थिति है। आगे देख लीजिए। ठीक, जाति बताते ही फ्लैट देने से इनकार कर दिया, एक और न्यूज है, ये 2022 की खबर है। दलित दस्तक ने इस न्यूज को छापा हुआ था। वो लिखते हैं कि भाई, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, ये भी खबर बहुत चर्चाओं में रही थी, दलित समाज का एक शख्स से जुड़ा हुआ है, किराए मकान देने के इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक अरसा पिल्लई पुट्टी गांव में रहने वाले वीरन ने किराए पर फ्लैट लेने के लिए लक्ष्मी और वेलुसामी नाम के शख्स से संपर्क किया। वीरन उनके साथ आए दूसरे आदमी को फ्लैट दिखाते हुए लक्ष्मी ने उनकी जाति पूछी थी। जब वीरन ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो उसने आदमी ने उससे फ्लैट किराए पर देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ठीक, महिला का साफ कहना था कि वो अपने फ्लैट में मुस्लिम, ईसाई, SC ST लोगों को किराए पर मकान किराया नहीं देती है, क्योंकि इससे उनके परिवार के देवता नाराज हो जाए, भगवान नाराज हो जाए। SC ST ईसाई मुस्लिमों को मकान दे दिए तो भगवान नाराज हो जाता है। भगवान भी बड़ा इनका जातिवादी है। ठीक, इस भगवान का इलाज करना बहुत जरूरी। जबकि इसी जातिवादी शख्स वेलुसामी की एक थोक सब्जी की दुकान है, जिसमें वो दलितों से काम पर रखकर लाखों रुपए कमाता है। फिर इसमें SC ST एक्ट में इसकी शिकायत भी कर दी गई इस मकान मालिक की, और ये खबर भी काफी ज्यादा चली थी। मतलब दलितों से काम करवा सकते हो, उनका उगाया हुआ अनाज खा सकते हो, उठाए हुए बोरे से अनाज खा सकते हो, सब्जी भाजी सब, वहां परेशानी नहीं। परेशानी मकान देने में, क्योंकि इनका भगवान इन्हें मकान देने के लिए अलाउ नहीं करता। तो इनका भगवान बहुत भयानक जातिवादी। ऐसे जातिवादी भगवान की आवश्यकता मेरे ख्याल से समाज में है नहीं। ठीक, और उसका नष्ट और खत्म हो जाना ही राष्ट्रहित में मुझे दिखाई देता है। आगे देखिए। ठीक, एक और बड़ी न्यूज थी, ये जंजावार में छपी हुई थी, और ये 2019 के समय की खबर है, जब मोदी जी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवा रहे थे, तब इन्होंने उस मंदिर के सामने की पूरी दलित बस्ती को उजाड़ के फेंक दिया। अब हटा तो दिया, लेकिन दलितों की तो एक बड़ी समस्या है, वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि उन्हें मकान तो कोई देगा नहीं। बस्ती उनकी उखाड़ दी, वो किराए पर मकान उन्हें कोई देगा नहीं, दूसरी जगह भी गंदी और दलित बस्ती में ही जाना पड़ेगा। आगे देखिए। बनारस में उजाड़ दी दलितों की पूरी बस्ती, दलित होने के कारण नहीं दे रहा कोई उनको किराए का मकान। अब तुरंत बस्ती पे बुलडोजर चढ़ गया, अब मकान कहां से मिले। 2019 की खबर है, देख लीजिए। मोदी और महादेव के चक्र में फंसे बनारस के विश्वनाथ मंदिर के सामने के दलित बस्ती के लोग बुरे हालात में। अब उनके पास ना रहने को घर है, और ना ही उनके पास कोई किराए पर रहने के लिए मकान दे रहा है, क्योंकि वे दलित हैं। ठीक, वाराणसी से ये रिपोर्ट उस समय की गई थी। विश्वनाथ मंदिर के सामने के मैदान बन चुके इस हिस्से में सैकड़ों घर जमींदोज कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि सीधे मंदिर से गंगा नजर आए। मेरा घर भी टूटने वाला है, अब पूरी तरह से क्रैक हो चुका है, पर सरकार ने हमें एक पैसा भी मुआवजे के तौर पर नहीं दिया है। घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो किराए पर कोई मकान नहीं दे रहा है। और ये क्या बोलते हैं, इनकी जाति सुनकर शर्मकार हैं, लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। अब आप बताएं, मतलब ये
इतने सारे लोग, पूरी बस्ती इनकी नाश कर दी, क्योंकि इनके जातिवादी भगवान को मंदिर से सीधी गंगा देखनी है। तो सामने की दलितों की बस्ती इन्होंने हटा दी। अब उनके सामने भी परेशानी कि उनके घर पे आपने बुलडोजर चढ़ा दिए, सब कर दिया, वो जाए कहाँ? कोई रातों रात उन्हें मकान तो देगा नहीं, किराए पर उन्हें कोई मकान देगा नहीं, जैसे उनकी जात सुनेंगे वैसे ही मकान उन्हें मिलेगा नहीं, तो कहाँ जाए? तो ये लोग सड़कों के किनारे झुग्गी लगाते हुए, टेंट लगाते हुए, ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे। ठीक, वो मजबूर हैं, उन्हें कोई मकान किराए पे नहीं देता। ठीक, गंदी बस्तियों के, मलिन बस्तियों के किनारे गंदे से घर, गटर नालों पे रहते हुए लोग, जिन्हें देखकर आपको शायद ये आश्चर्य हो सकता है कि ये यहाँ पे क्यों रहते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि इन्हें कोई मकान नहीं देता है, इन पे पैसे हों तो भी नहीं देता, इन्हें रहना तब भी गटर पे, की मजबूरी, या फिर जात छुपा लीजिए, छोटा छतरी बन जाइए, छोटा ब्राह्मण बन जाइए, छोटा वैश्य बन जाइए, तब शायद आपको मकान मिल भी जाए। ठीक, आगे देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी हुई थी, और ये देखिए 2023 की खबर है। ये खबर तो बड़ी ही अजीब है दर्शकों। ये इस मकानों के इस नियोजन को, प्लानिंग को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है। अब ये खबर का शीर्षक आप सुनिए, ये हद है, ये जातिवाद की हद है। आप थोड़ा इसका हेडलाइन देखिए, पहले आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ये किस तरह के मकानों का विन्यास है, प्लानिंग है। ये देखिए, इस तरफ अच्छे मकान बने, इस तरफ गंदे मकान बने। ठीक, अच्छे मकानों का मेन गेट यहाँ पे है, गंदे मकानों के मेन गेट यहाँ पे नहीं है, वो दूसरी तरफ है। ठीक, अब इस खबर की हेडलाइन भी सुनिए क्या लिखा हुआ। ठीक, पेरूमल पट्टी में दलितों के घर जिनके प्रवेश द्वारा ऊंची जाति के घरों से अलग है। ये खबर है, 2023 की खबर है। क्या कहती, देखिए, तमिलनाडु के इस गांव में सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि उनके घर भी ऊंची जाति के लोगों के सामने नहीं जा सकते। इंडियन एक्सप्रेस छापता है कि इस तमिलनाडु के इस गांव में दलित तो ऊंची जाति के लोगों के सामने जा ही नहीं सकते, उनके घर भी नहीं खुद जा सकते। मतलब दलितों को, ऊंची जाति के लोगों के सामने दलितों के घरों के दरवाजे नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि दलितों के मुंह दिखेंगे ऊंची जाति के लोगों को तो उनकी जात भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए दलित लोगों को अपने घर के दरवाजे दूसरी तरफ खोलने पड़ते हैं, ऊंची जाति के लोगों के सामने उनके दरवाजे नहीं होने चाहिए। अब आप अंदाज लगाइए हिपोक्रेसी, जातिवाद की चरम स्थितियां। ठीक, क्या है ये देश। ठीक, ये देखिए, फिर से मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखिए। ठीक, ये अच्छे बने घर, और सामने ये मलिन बस्ती, कच्चे घर, लेकिन इनके गेट नहीं है, गेट दूसरी तरफ खुल रहे हैं, क्योंकि दलितों के घर के दरवाजे कभी इनके घरों के सामने नहीं खुल सकते। तो घर को भी नहीं जाना चाहिए, घर भी जातिवाद कर सकता है। ठीक, आप समझ रहे हैं, घर से भी जातिवाद हो जाता है, दलितों के घर से भी जातिवाद होता है, वो भी अशुद्ध कर सकते हैं। सवर्णों के घरों को दलितों के घर भी अशुद्ध कर देते, क्या करेंगे आप। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। ठीक, ये अलिखित जाति के आदेश ने पिछले 40 वर्षों से अनुसूचित जाति समुदाय अरुण थरियार के समुदाय को प्रमुख जाति नायकर के घरों के सामने प्रवेश के द्वार वाले घर बनाने पर रोक लगा दी। एक अलग ही नियम चल रहा है 40 सालों से। जो अरुण थरियार समाज के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं, इनके घर के दरवाजे नायकरों के घरों के दरवाजे सामने नहीं खुलने चाहिए, वो दूसरी तरफ खुलेंगे, क्यों, ताकि इन दलितों के मुंह ना दिखें, नायकर लोगों की जाति ना भ्रष्ट हो जाए। ठीक, ये भी चल रहा है यहाँ पे। अब आप बताएं, मतलब जातिवाद की इस चरम स्थिति को भी आप समझिए। ठीक, क्या करोगे। ठीक, फिर अरुण थैयार लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम वर्चस्वशील जातियों से लड़ेंगे तो हमारी नौकरियां भी जा सकती हैं। तो ये बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, अरुण थैयार लोग ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नायकर लोग जमींदार हैं और ये उनके खेतों पे काम करते हैं, तो अगर कुछ बोलेंगे तो इनके रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ये भी छप चुका है। ठीक, आगे देखिए, हम 2016 की एक रिपोर्ट है, बीबीसी ने छापी हुई थी, और ये देखिए, गुजरात में पहले अछूत, फिर कार सेवक और फिर अछूत,
इस रिपोर्ट को देखिए, ये बड़ी फेमस रिपोर्ट है, ये भी जातिवाद की चरम हद है। और इसमें उन कार सेवकों के बारे में बताया है जो राम मंदिर के लिए मस्जिद गिराने गए हुए थे, लेकिन गांव में वापस आकर अपने ही गांव के राम मंदिर में इन्हें घुसने नहीं दिया गया, वहां तो नीच के नीचे। ठीक, ये भी हद है। देखिए जरा, ठीक क्या स्थिति है। दलितों के साथ रहने वाले गैर दलित छात्र जब वापस घर लौटते हैं तो उनके माँ बाप विशुद्धिकरण के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। अब इसे देखिए दर्शकों, ये बड़ा फेमस एक एक्सपेरिमेंट था जो क्या बोलते हैं सवर्णों के बच्चों के साथ किया गया। ये एक रिटायर अधिकारी हैं ऊंची निम्न जाति के, ये शोध कर रहे हैं और इन्होंने स्कूल में बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। देखिए, 2.5 साल पहले गुजरात पुलिस के रिटायर दलित आईपीएस अफसर राजेंद्र प्रियदर्शी ने दलितों पर अत्याचार विषय पर पीएचडी के दौरान गैर दलित छात्रों के प्रश्नों में ये सवाल पूछे। देखिए, बड़ा अच्छा शोध था। राजेंद्र प्रियदर्शी जी थे, आईपीएस थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस पर शोध करते समय दलितों पे अत्याचार पे रिसर्च कर रहे थे, उसमें उन्होंने स्कूलों में जो गैर दलित बच्चे होते हैं, सवर्ण बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ क्वेश्चन दिए। और प्रश्न ये था कि भाई जब वो घर जाते हैं, सवर्णों के बच्चे क्या बोलते हैं दलितों के साथ रहने के बाद स्कूल में जब घर जाते हैं तो उनके माँ बाप शुद्धिकरण के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। अब मजेदार स्थिति देखिएगा, इसकी भी हास्यता आप देखिएगा। सवर्णों के बच्चे स्कूल में दलितों के बच्चों के साथ रहते हैं, घर जाते हैं तो उनके माँ बाप उनका शुद्धिकरण करते हैं। गुजरात में तरीके क्या अपनाते हैं, तो ये रिसर्च में ये पूछा गया था कि क्या क्या तरीके। बच्चों की जवाब सुनिए, क्या जवाब लिख के बच्चों ने दिए हुए थे। बच्चों ने बताया कि उनके माँ बाप उन्हें गाय छूने के लिए कहते हैं जिसे वो पवित्र मानते हैं। तो माँ बाप कहते हैं गाय छू लो तो शुद्ध हो जाओ। फिर आगे देखिए, गंगा जल छिड़क कर शुद्धता आएगी। कुछ माँ बाप गंगा जल छिड़क देते हैं। अब देखिए दूसरा गुजरातियों का एक और तरीका देखिए, मुसलमानों को छूने से भी अशुद्धि दूर होगी। देखिए, तो कुछ माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं मुसलमानों को छुआ, उससे अशुद्धि दूर हो जाएगी। मुसलमानों को छूकर दलितों से छू जाने की अशुद्धि सवर्णों की दूर हो जाती है। तो इन्हें मुसलमान पसंद है और मुसलमान इनकी अशुद्धि दूर कर देते हैं। अगर दलित से छू गए तो किसी मुसलमान को छू लो, तुम्हारी अशुद्धि दूर हो जाएगी। मतलब आप समझिए कि मुसलमान श्रेष्ठ है, वो अशुद्धि दूर कर सकता है, वो प्रदूषी कारक नहीं है। मुसलमान से समस्याएं भी नहीं। ये गुजराती है तो हिंदू मुस्लिम के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन मुसलमान से ने जातिगत भेदभाव नहीं, दलित से है। ठीक, तो ये आप समझिए कि ये सब चलता है तो गुजरात में। ठीक, आगे देखिए, सूरज की ओर लगातार देखने से भी अशुद्धि दूर हो जाएगी, ये भी सुझाव दिया। बच्चों ने बताया कि उनके माँ बाप घरों पे गंगाजल छिड़कने कुछ छिड़कते हैं, कुछ गाय को छूने को कहते हैं, कुछ मुसलमानों को छूने के कहते हैं, कुछ सूरज की ओर देखने को कहते हैं, ताकि अशुद्धि दूर हो जाए, क्योंकि ये बच्चे दलितों के बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़कर आए हुए। ये प्रियदर्शनी जी थे, रिटायर आईपीएस थे। इनके द्वारा रिसर्च शोध के दौरान बच्चों को दिए गए प्रश्न पत्र के जवाब ये दिखाई देते हैं। ये है आपका समाज, इसकी शुद्धता अशुद्धता और इसका जातिवाद और धर्म के प्रति इसका क्या बोलते हैं दृष्टिकोण। ये अभी भी चलता है। ठीक, आज भी चलता है, गांधी के जमाने में भी चलता था और ये आज भी चलता है। ठीक, इसे ध्यान रखिए। राजेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि इस प्रश्न पत्र में जवाब से पता चला कि गैर दलितों के साथ खाने को तो दूर, उन्हें पड़ोसी बनाने को भी तैयार नहीं थे। ठीक है, आईजी की पोस्ट तक पहुंचने वाले प्रियदर्शी अपने गांव में उच्च जातियों के दबदबे के कारण अपना घर तक नहीं बना पाए। मजबूरन उन्हें अहमदाबाद की एक दलित बहुल इलाके में रहना पड़ रहा है। ये आईजी की पोस्ट पे थे और गुजरात में थे, रिटायर हुए हैं, और इनके हालात ये हैं कि उच्च जाति की पॉश कॉलोनी में रहने जगह नहीं मिला क्योंकि ये दलित थे, अनुसूचित जाति से थे, और इन्हें मजबूरन एक दलित बस्ती में मकान बनाकर रहना पड़ रहा है। ये हकीकत है आपके देश की। दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। ये वही गुजरात है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करता है,
मुसलमानों को छूकर अपनी अशुद्धता मिटाता है, ऐसे नफरत दलितों से। ठीक। और ये हालात, और इनमें से कई दलित जब राम मंदिर आंदोलन में गए तो उनके दिमाग ठिकाने कैसे लगाए सवर्णवादी समाज, जातिवादी समाज ने। ये देखिए, वो कहते हैं गुजरात में कोई भी दलित अपनी मनपसंद जगह पर नहीं रह सकता। ठीक। आगे देख लीजिए, गुजरात में दलितों की संख्या केवल 7% है। जाति के आधार पर विभाजित गुजराती समाज में दलित सबसे नीचे आते हैं। ठीक। आगे देखिए, कुछ समय पहले रॉबर्ट एफ कैनेडी फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट के स्थानीय नर्वजन ट्रस्ट के द्वारा दलितों के हालात पर गुजरात के 1589 गांव का अध्ययन किया गया। अब देखिए एक और रिसर्च देखिए, ये रिसर्च किया गया था जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट के द्वारा गुजरात के गांव में कि वहां जातिवाद की क्या स्थितियां हैं। 589 गांव में इन्होंने रिसर्च किया और इसमें पता चला कि दलितों के साथ 89 तरह से छुआछूत की जाती, 98 तरह से छुआछूत की जाती है। गुजरात के 589 विलेजेस में जातिवाद पर रिसर्च किया गया, जिससे ये पता चला कि दलितों के साथ यहाँ 98 तरीके से छुआछूत की जाती है। आप समझ सकते हैं छुआछूत के 98 प्रकार हैं। मैं अगर हर प्रकार पे स्ट्रीम करूं तो 98 स्ट्रीम करनी पड़ेंगी मुझे। गुजरातियों का विज्ञान। ठीक। आप देखिए, पाया गया कि 98.1% गांव में दलित गैर दलितों के यहां मकान किराए पर नहीं ले सकते। तो गुजरात के गांव के हालात हैं कि 98% गांव में दलितों को गैर दलितों के मकान नहीं मिलते। ठीक है। 97.6% गांव में दलित गैर दलितों के बर्तनों को नहीं छू सकते हैं। ये भी बहुत चलता है, दलितों को गांव में गैर दलितों के बर्तन नहीं छूने जाते। 67% गांव में दलित पंचायत सदस्य के लिए अलग दलित कप होते हैं। तो ये तो दर्शकों ये सभी जानते हैं कि जो समाज में कमजोर वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC के लोगों के लिए सवर्णों के घरों में अलग से कप प्लेट होते हैं और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में चलता है, गुजरात में नहीं चलता, नॉर्थ इंडिया में। इवन उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड एरिया में जाइए तो ब्राह्मणों के वहां पे होटल होते हैं चाय पानी के, और चाय देंगे सब देंगे, लेकिन कप आपको खुद ही धो के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है, वो किस बाकी सबके नीचे लोगों के कप नहीं धोंगे, कप आप खुद धो के रखिए। अभी भी ऐसे होटल वहां पे लाइन से हाईवे पे बने हुए हैं। ठीक, मिल जाएंगे। आगे देखिए, 56% गांव के चाय ढाबों में दलित और गैर दलित अलग अलग कप हैं। चाय के भी ढाबे होते हैं वहां पे गुजरात में, गांव खेड़े में, और दलितों के और गैर दलितों के वहां पे कप ही अलग रहते हैं। हाँ, दलितों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कप को धोकर गैर दलितों के कप से दूर रखें। दलित अगर चाय पियेंगे तो उन्हें अपने कप अलग से धो के रखने पड़ेंगे। 53% गांव में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि अपना पानी घर से लेकर आए। ये गुजरात है, ये गुजरात का हिंदुत्ववादी समाज है, और यही समाज पूरे देश में बनाने की कल्पनाएं ये लोग कर रहे हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति। देखिए, नर्वस जन की मंजुल प्रदीप बताती हैं कि पहले बसों में दलितों को गैर दलितों के लिए सीट देनी पड़ती थी। तो ये इस रिसर्च करने वाली जो नर्वस जन है उसकी मंजुल प्रदीप ये भी बताती हैं कि पहले तो ये भी होता था कि दलितों को गैर दलितों के लिए बसों में सीट भी देनी पड़ती थी, मतलब सवर्ण आ गए तो सीट से उठ जाओ, दलित को उठना पड़ता था। वे कुएं में खुद पानी नहीं भर सकते थे, उन्हें ऊपर से पानी दिया जाता था। दलितों के लिए अलग से प्लेट है जिस पर रकाबी कहते हैं, दलितों के लिए अलग से प्लेटें होती हैं, उन्हें रकाबी कहते हैं। शोध में पाया गया कि 77% गांव में मैला ढोने की व्यवस्था यही है। ठीक, वो बताती हैं गैर दलितों की मौत पर कफन वाल्मीकि समुदाय के व्यक्तियों को दिया जाता है। जिस चारपाई पे व्यक्ति की मौत हुई है वो दलितों को दे दी जाती है। दलितों के बच्चों से ही टॉयलेट की सफाई भी करवाई जाती है। ठीक, ये भी है, ये गुजरात है। ठीक, इन सबसे परेशान होकर दलित शहर जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें मकान नहीं दिया जाता है। अहमदाबाद में दलितों के अलग मोहल्ले हैं, जैसे बापू नगर, अमराईवाड़ी, वेजल नगर। अमीर दलित अपनी सोसाइटी में रहते हैं। ठीक, अमीर दलितों की भी अपनी सोसाइटी है, बहुत बढ़िया। गांव के मुख्य गरबे में दलित शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें शमशान तक उनके अलग होते हैं। ये गुजरात की स्थिति है। ये आगे देखिए,
11 साल के मयूर ने बताया कि मंदिर की प्रविष्ट के वक्त उन्हें प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं, वे प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं जबकि हमें कागज पर खाना दिया जाता है, तो और हमें दुत्कारा जाता है। ठीक, इसलिए अब वे मंदिर नहीं जाते। ये देखिए, गुजरात में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। राम मंदिर बनने हेतु बनने बनाने बहुत से दलित और आदिवासी भी अयोध्या गए, लेकिन जब वे अपनी दलित वापस अपने गांव पर आए तो उन्हें राम मंदिर अपने गांव के राम मंदिर में उन्हें घुसने तक नहीं दिया गया। शहरों में जाति आधारित इमारतें हैं, लेकिन गांव में स्थितियां बदतर हैं। उच्च जाति वाला अपने से नीची जाति वाले लोगों के साथ नीची निगाहों से देखता है। तो ये भी हो चुका गुजरात में कि ये राम मंदिर आंदोलन में बहुत सारे दलित और आदिवासी चले गए, इन्हें राम को मंदिर बनवाना था। फिर ये लौट के आए तो अपने गांव के राम मंदिर में इन्हें घुसने भी नहीं दिया, इन्हें इनकी औकात बताई गई, लेकिन समझते भी नहीं है। ठीक, क्या किया जा सकता है। वो कहते हैं गुजरात में कोई नॉलेज ट्रेडिशन नहीं है, यहाँ कोई वाम आंदोलन भी नहीं हुआ। इसी खालीपन में हिंदुत्ववादियों को जगह मिली। हिंदू एकता के नाम पर राजनीतिक दल हिंदुओं के साथ तो ले आए, लेकिन दलितों को जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं की गई। ठीक, आगे से देखिए। अब जाति आधारित आवासीय इमारतों का कारण पुराना बंधन टूट गया। ठीक, तो ये गुजरात है, ये गुजरात के हालात हैं और आप समझ सकते हैं गुजरात की स्थितियां जातिवाद के मामले में बेहद गंभीर हैं और हिंदुत्व की प्रयोगशाला उसे ऐसे ही नहीं कहते। यही तो हालात है। तो बात यह है कि बीजेपी आरएसएस आपको हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक रूप से साथ में तो ले आएंगे, लेकिन आपको वो समाज में अधिकार नहीं दिला सकते। तो सामाजिक अधिकार की बात होती है, सोशल राइट्स की, वो बीजेपी आरएसएस नहीं दिला सकते। वो आपको हिंदुत्व के नाम पर एक करके मुसलमानों से लड़वा तो सकते हैं, लेकिन सोशल राइट्स नहीं मिलेंगे आपको, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। यही सीमा है बीजेपी आरएसएस की। ठीक, तो ये पूरा मामला है, ये कुछ स्टोरीज मैंने आपके सामने रखी हैं और जातिवाद के इस नए पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप समझते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं और इनमें से कुछ भी अभी नहीं बदला। ठीक, 2024 में भी हालात तस के तस हैं और भी सारी घटनाएं हैं, रोज हमें सुनने को मिलती हैं। ठीक, और हमें रोज ये पता चलता है कि ये समाज भयानक जातिवादी है। और आज भी आप चले जाइए शहर में, उत्तर भारत के किसी भी शहर में, दक्षिण भारत में भी, और मकान किराए पर लेने की कोशिश करिए। उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रीम हमने की और इसमें जो बताया उसमें सच्चाई कितनी है या नहीं है। ठीक, क्या तो जाति छुपा कर ले लीजिए, छोटा छतरी बन जाइए, या फिर जाति बताइए और जाति की गाली खाइए, मकान आपको तब भी नहीं दिया जाए। ठीक, तो इस सच्चाई को ध्यान रखिए। बड़ा दुखद है, बड़ा कष्टकारी है, पर है तो ट्रूथ। ठीक, ये सच्चाई, ये जाति जो है ये कभी नहीं जाती। ठीक, तो इसे हम समझ सकते हैं कि जाति कभी जाएगी भी नहीं और भारत के लोग अपनी जाति कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने शब्द अंतिम में लिखते हैं कि स्वीकार नहीं है मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में। स्वीकार नहीं है मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में, वहां भी तुम पहचानोगे मुझे मेरी जाति से ही। ठीक, तो ये शब्द अंतिम जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हैं, ये स्वर्ग तो छोड़िए, मृत्यु लोक में भी उतने ही सच है। ये हमारी जाति आज भी पूछते हैं, जाति से पहचानते हैं, और बगैर जाति के यहाँ पर किसी की कोई हैसियत और औकात नहीं। ठीक, इनके स्वर्ग में भी यही होता है, वहां भी जाति ही पूछी जाती है। ठीक? इसलिए इनके स्वर्ग में जाकर हम करेंगे भी क्या? बहुजनों का ब्राह्मणों के स्वर्ग में कोई काम नहीं है, क्योंकि निश्चित ही वहां भी जातिवाद ही चलता होगा। ठीक, नहीं चलता होगा तो पूछेंगे तो सही है भाई, कौन सी जाति क्यों, फिर क्या करोगे? तो भाई बहुजन समाज को स्वर्ग नरक के चक्करों से, पाप पुण्य कर्म फल के सिद्धांतों से दूर रहना चाहिए। अंत में वहां भी जाति ही पूछी जाएगी और वहां भी आपको धकेल दिया जाएगा। ठीक,
क्योंकि इनका भगवान भी जातिवादी है। ठीक। तो ये कुछ मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखे हुए थे, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस गंभीर विषय को हमने रखने की कोशिश की है, उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है जिससे बहुजन समाज रोज दो चार होता है। बड़ी मुश्किल है मकान मिल पाना। ठीक। और जातियां हमेशा सामने आ जाती है। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे पे चर्चाएं आगे बढ़ेंगी और ये मुद्दा प्रकाश में आएगा, इस पे रोशनी पड़ेगी, और समाज, बहुजन समाज की इस समस्या को भी आगे चलकर क्या बोलते हैं, बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। आवास की समस्या को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। ठीक। तो चलिए, ये प्रेजेंटेशन का एक पार्ट था जो हमने यहाँ से समा